तो चलिए आगे बढ़ते विद द नेक्स्ट वन। पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू। यहां देखो, छोड़ो सब कुछ। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखो इधर प्लीज ऑल ऑफ यू। सपोज यहां पर एक बंदा है मिस्टर ए, यहां पर एक और बंदा है मिस्टर बी। ध्यान से सुनना, ठीक है। मिस्टर बी ने एक असेट खरीदा 1,00,000 रुपीज का। इधर देखो बेटा, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया, ठीक है, से 30,000 का, ठीक है। तो उसका WDV कितना हो गया, 70,000, ठीक है। अब मिस्टर बी क्या कर रहा है, कुछ टाइम पास कर रहा है, गवर्नमेंट को मतलब पागल वागल समझता है। ये असेट इसको बेच देता है, सोल्ड फॉर रुपीज से 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 में बेच दिया, ठीक है। बढ़ो आगे। अब असेट का ओनर कौन हो गया, मिस्टर ए ओनर बन गया, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये ओनर है, ठीक है। अब ओनर का काम क्या है, यूज करे एसेट को। अब ओनर का बिजनेस क्या है मालूम, एसेट लीज पे देना। हो सकता है, ये बोलो ना यार, कल ये पढ़ने पड़ा था ICDS लिमिटेड, लीज पे भी तो दे ही सकता है ना एसेट, बराबर। अब अस्सी ने क्या किया पता है, यहां पर जिससे खरीदा था उसको लीज बैक कर दिया, ठीक है, सेल एंड लीज बैक। तो मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखो, मिस्टर बी ने क्या किया, एक असेट खरीदा। बोर्ड पे देखो बेटा, असेट खरीदने के बाद मिस्टर बी ने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया। उसके बाद मिस्टर बी ने उसी असेट को मिस्टर ए को बेचा और फिर उसे से वापस भाड़े पे ले लिया। अबे जब भाड़े पे लेना था तो बेचा क्यों, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला है कि मिस्टर ए का एक्चुअल कॉस्ट अब 1,00,000 नहीं होगा, बल्कि हम जो बताएंगे वो होगा, ठीक है। इट विल नॉट बी 1,00,000 बट वी विल टेल यू व्हाट द एक्चुअल कॉस्ट विल बी। तो कितना होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया है एक्सप्लेनेशन 4A यहां पर, ठीक है। बोर्ड पे देखो, ये सिचुएशन है, पढ़ के थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, इसलिए वो एग्जांपल बाद में नीचे ही लिख देना टेक्स्ट बुक के, ठीक है। असेट acquired by an assessee from another person who had claimed depreciation on such asset and the asset is leased back to such other person। अब साला यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होएगा कि such other person कौन है, another person कौन है, assessee कौन है, सामने वाला कौन है, ठीक है। चलो अपन यहां पर ना थोड़ा लिख देते, असेट acquired by an assessee मतलब ये कौन है, A, from another person ये कौन है, B, who had claimed depreciation, has B claimed depreciation, किया है, and the asset is leased back to such other person मतलब to whom, to B। तो ऐसे केस में ए जो ओनर है, अभी करंट ओनर तो ए है ना, खरीदने के बाद लीज बैक कर दिया तो ओनर तो ए ही है। तो ए का एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा देख लो यहां पर, WDV ऑफ द एसेट टू द ट्रांसफरर कौन है, बी है, यस और नो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ए कौन है बी कौन है वो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, इसलिए एग्जांपल लिखना जरूरी है। द WDV ऑफ द एसेट टू द होम ट्रांसफरर कौन है, बी ने ए को ट्रांसफर किया ना, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू द असेसी। तो इन शॉर्ट इस केस में ए का एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, 70,000 रुपीज। कितना, जल्दी बोलो बेटा, 70,000 रुपीज उसका एक्चुअल कॉस्ट होगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन नहीं है, कभी आया नहीं है, लेकिन ये अब आप नीचे टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिख लो ना, ताकि क्या कुछ डाउट हो तो वहीं देख के खत्म कर दो क्या। ये क्या हो गया, रूलर आ गई, वाह। एक सेकंड रुको भाई, कुछ भी आते रहता है।
ठीक है। हाँ अभी मतलब बोल सकता हूँ ऑनेस्टली, जितने भी दिमाग लगाने वाले थोड़े एक्सप्लेनेशंस थे वो हो गए, अभी ज्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं है, ठीक है। जितने हम लोग आज पढ़ने वाले, मैं पहले बोल चुका हूँ सारे हम लोग नहीं पढ़ने वाले। जैसे एक्सप्लेनेशन वन है तो अपन ने पढ़ा ही नहीं अब तक, इंपॉर्टेंट है वो, वन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आगे जाकर आएगा कैपिटल गेन्स में, ठीक है, डोंट वरी। नाउ पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू, लेट अस मूव अहेड नाउ विद द एक्सप्लेनेशन ही कंटिन्यू करेंगे, आगे के ऑर्डर में ही जाएंगे। इधर देखो जरा, एक सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, जवाब देने की कोशिश करो। यहां पर देखो सब लोग प्लीज। सपोज आप मिस्टर ए हो, आप हो ए, मैं नहीं हूं, यू आर द वन, यू आर अ स्टूडेंट नाउ, ठीक है। और ये चल रहा है प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब इस साल में क्या हुआ कि आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को लैपटॉप चाहिए। पेरेंट्स ने पूछा क्यों चाहिए लैपटॉप भाई? बोले कि वो लेक्चर देखना होता है, इसके लिए हमको लैपटॉप चाहिए, भी हमको लैपटॉप दिलाओ। तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको क्या दिलाया? एक लैपटॉप दिला दिया, से फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपीज का, ठीक है। लैपटॉप पे आप डेप्रीसिएशन ये सब तो क्लेम करोगे नहीं, क्योंकि आप तो अपने पढ़ाई के लिए ले रहे हो, बराबर, कोई बिजनेस पर्पस के लिए तो ले नहीं रहे हो, राइट ना, पर्सनल पर्पस है, ठीक है। या फॉर दैट मैटर फोन हो, कोई भी चीज हो, व्हीकल हो, तुम्हारे पेरेंट्स को बोला मेरे को एक बाइक दिला दो, ठीक है, दिला दिया। अब आप ये लैपटॉप क्या यूज कर रहे हो? आप अपने क्लास के लेक्चर्स ये सब चीज देखने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप एक सीए स्टूडेंट हो, 2022-2023 चला गया, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर में आप एक स्टूडेंट थे, 2023-24 में भी आप स्टूडेंट ही हो, ठीक है। 2024-25 स्टूडेंट ही हो, सीए स्टूडेंट, ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल सकती है यहाँ पर स्टूडेंट रहने की। फॉर्चुनेटली 2025-2026 में आप अभी स्टूडेंट नहीं रहे, बल्कि आप बन गए सीए, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब सवाल ये उठ रहा है, सीए बनने के बाद आपने किया एक डिसीजन लिया कि आप करोगे प्रैक्टिस, सो यू वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीए। शुरुआत में आप एसीए ही बन सकते हो, 5 साल बाद आप एफसीए भी बन सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या सोचा? आप अपनी खुद की प्रैक्टिस डालोगे, आपको जॉब वॉब नहीं करना है, ठीक है, ना इंडस्ट्री में जाना है, ना ही सीए फर्म में जाना है, वो सब नहीं करना है। मैं करूंगा तो खुद का प्रैक्टिस, भले मैं 5,000 रुपया मैंने कमाऊं शुरुआत में, चलेगा, उसी से होती है शुरुआत सबकी, ठीक है। तो अब आपको अपना सेटअप करने के लिए आपने एक भाड़े की जगह ली, किराए की जगह ली, ठीक है, उधर थोड़ा ऑफिस सेटअप किया, टेबल वेबल लगाया, कुर्सियां वर्सियां लगाई, एसी वेसी लगाया, ठीक है। लैपटॉप की भी जरूरत है, बराबर, चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट तो वही है एक ऑफिस में। तो अभी लैपटॉप आप सोच रहे हो मैं नहीं ले रहा हूं यार, वो पढ़ लिया था ना उस जमाने में, चल रहा है, अच्छा चल रहा है वो, और अपने को कौन सा बहुत बड़ा कोई मतलब ग्राफिक कार्ड की जरूरत है ऑफिस में, और कौन सा अपडेटेड लैपटॉप चाहिए? पुराना लैपटॉप भी वर्ड एक्सेल को छोड़ के और करते क्या अपन, ठीक है, काफी है। तो मैं सोचा कि वही लैपटॉप यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो यही लैपटॉप जो आपने एक जमाने में पर्सनल पर्पस के लिए लिया था, अब वो लैपटॉप आप क्या कर रहे हो? अपने बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, तो विल यू आस्क फॉर अ डेप्रीसिएशन नाउ? क्या अब आपको डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए? अरे लाउडर यार। अब लैपटॉप एक प्लांटेड मशीनरी है, ठीक है, 40% पे डेप्रीशिएट होती है। अरे राइट ना यार, कंप्यूटर में ही चला जाएगा ना वो तो। अरे बोलो यार, लैपटॉप कंप्यूटर है, मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर है, उस पर आप 40% डेप्रीसिएशन क्लेम कर लोगे, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुन लेना मेरी बात। तो सवाल ये उठेगा कि ये असेट अपनी जगह मांगेगा ना ब्लॉक ऑफ असेट में, भाई इसको ब्लॉक में डालना पड़ेगा, तो क्या वैल्यू पे डालोगे? ये सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया मेरा क्या है? My question is very simple. When you convert a personal asset into a business asset, then what will be the actual cost of that asset? बताइए। हाँ मैडम, कहाँ लिखा है? वो तो लिखा होगा तो आप बोल सकते हो ना। WDV कहाँ लिखा है मैडम? सलोनी मैडम। नहीं, लॉजिक तुम्हारा मेरा लॉजिक कुछ कहाँ, फाइनेंस मिनिस्टर का भी लॉजिक बोलो, घर पे रखो। लॉ में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकता है जो एक्चुअल कॉस्ट होगा? वो ओवर द पीरियड, तो ये भी लोग भी तो वही बोल रहे हैं यार, सुनता नहीं है तू।
ये लोग भी वही बोले, एक्चुअल कॉस्ट में से WDV वही हो गई ना, एक्चुअल कॉस्ट में से ओवर द पीरियड का डेप्रिसिएशन निकाल दो, वही होगा। ऑनलाइन वालों बेटा क्या लगता है तुमको? फेयर मार्केट वैल्यू बेटा कहाँ लिखा है इसे? आप अपने अपने हिसाब से बोल रहे हो, अपना लॉजिक। हाँ बेटा, हाँ। चलो ठीक है। एनीबडी एल्स? वैभव, बहुत उम्मीद है तुझसे, उम्मीदों से अच्छा, नोशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया था इंटर में? चलो ठीक, ये सब था इंटर में? सब था, ये पता नहीं रहेगा इनको, लेकिन सब था। ये एक्सप्लेनेशन 1 तो नहीं था, तभी इंटर में नहीं आया था वो, तभी अमेंडमेंट नहीं था। 1 2 3 4 5 4 8 6 7 8 9 10 11 12 13 सब था ये इंटर में। कोई पढ़ाता नहीं था तुमको वो, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। इंटर में था, लेकिन पूरा डेप्रिसिएशन था, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब था, स्टडी मटेरियल में सब था ICI। बट छोड़ो, तो वैभव ने बोला कुछ नोशनल डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि उसको याद आ रहा है इंटर में पढ़ा था शायद कुछ नोशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। एंड द आंसर इज, इस पे कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। ये लैपटॉप का नेचर ऑफ एसेट क्या है, कौन से ब्लॉक में आएगा? हाँ, कोई भी इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी आएगा ना, फर्नीचर बिल्डिंग तो नहीं बोल सकता, बराबर। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बोलो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? अरे भाई तुम अभी अपना थोड़ा लॉ पढ़ना सीखो। जब कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है तेरा एक्सप्लेनेशन में इसमें, देन व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? अरे भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल कॉस्ट। अरे बिंदास 40,000 रुपया डालो ब्लॉक में, करो डेप्रिशिएट, कोई टेंशन वाली बात। अगर मैं अपना पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस में लाता हूं, इनवॉइस होना चाहिए, खाली प्रूफ होना चाहिए कितने में खरीदा, जितने में खरीदा था उतना बिल्कुल सीधा कैपिटलाइज कर। सिमिलरली मेरे पास एक गाड़ी है, फॉर एग्जांपल 5 लाख की खरीदा था एक जमाने में, जब मैं ऑफिस जाता था, जॉब करता था, तो पर्सनल यूज माना जाएगा उसको। अब मैंने जॉब छोड़ दिया, बोला मैं बिजनेस करूंगा, अब वही गाड़ी ऑफिस लेके आता हूं। एम आई कन्वर्टिंग माई पर्सनल कार इनटू अ बिजनेस कार? डेप्रिसिएशन 15% पूरे 5 लाख पे मिलेगा। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, एंड इफ देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, एक्चुअल कॉस्ट विल रिमेन एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी एज रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन व्हिच इज मेंट बाय ब्ला ब्ला, जो भी है, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वैभव ने जो बोला फिर वो क्या उसने गलत बोला? ठीक है, वैभव का एक्यूरेसी अभी तक 100% है, ठीक है, तो उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई हो सकती है, बराबर, क्योंकि उसने बहुत अच्छे आंसर्स दिया है। Therefore the question is, ये जो लॉजिक मैंने बोला क्या ये सारे एसेट्स के लिए एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो। ये जो मैंने अभी बताया वो एप्लीकेबल है प्लांट मशीनरी फर्नीचर के लिए। किसके लिए? लाउडर। मतलब अगर पर्सनल प्लांट बिजनेस में लाएगा तो एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल कॉस्ट, पर्सनल फर्नीचर बिजनेस में लाएगा तो एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल कॉस्ट, पर्सनल मशीनरी बिजनेस में लाएगा तो एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल कॉस्ट। एग्जांपल्स कैन बी लैपटॉप, कंप्यूटर, बाइक, कार, मोबाइल फोन्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब मैंने कौन से एसेट को नहीं बोला? हाँ, बिल्डिंग। मान लो मैंने 5 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी, बिल्डिंग मतलब क्या है, घर खरीदा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पूरी बिल्डिंग नहीं, वो घर भी तो बिल्डिंग ही है ना, और क्या है। 5 साल पहले मैंने एक घर खरीदा था, ठीक है, अब उसी घर को मैंने 5 साल बाद कन्वर्ट कर दिया ऑफिस में। यस और नो कर सकता हूं ना यार? अबे यार जो नहीं भी कर सकता है वो भी, कोविड में तो सबको झक मरा के करना पड़ा, घर को ऑफिस बनाना पड़ा, करा कि नहीं पड़ा? मैं ही मेरा एग्जांपल ले लो, 2 साल घर में बैठे बैठे अकेले कैमरे के सामने लेक्चर लेके पागल हो गया। तो 2 साल मैंने अपने सारे घर के एसेट्स को बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में। तो गवर्नमेंट ने बिल्डिंग के लिए बोला है, ऐसा अपनी बिल्डिंग के लिए हम एक्सप्लेनेशन डालेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है बिल्डिंग एक बहुत महंगी चीज होती है कि नहीं होती है? एज कंपेयर टू प्लांट मशीनरी फर्नीचर क्या हैसियत है इनकी? ये मोबाइल लैपटॉप की क्या चीज है? 50,000 1 लाख 2 लाख से ज्यादा का थोड़ी आता है, ठीक है, आता होगा लेकिन बहुत एक्सेप्शनल केस में। वैसे तो 50 लाख के भी कंप्यूटर्स आते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं आते हैं, 50-60 लाख के भी कंप्यूटर आते हैं, ऐसे नहीं, बट वो बहुत रेयर केस है ना। बिल्डिंग तो हर एक घर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। देयरफॉर गवर्नमेंट ने बोला बिल्डिंग के लिए हम क्या डालेंगे? एक्सप्लेनेशन। बिल्डिंग के लिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 साल पहले तूने एक बिल्डिंग खरीदा था, से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की, ठीक है, और अभी फिर 5 साल बाद तूने उस बिल्डिंग को किस पर्पस के लिए यूज करना चालू किया? जल्दी बोलो बेटा। बिजनेस पर्पस। तो एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल कॉस्ट नहीं बोलेंगे, अब वो बोलेंगे जो वैभव ने बोला कि अब एक्चुअल कॉस्ट इज 1 करोड़
minus some notional depreciation which is written in the next explanation. Open your books, explanation 5 to section 43(1). वैभव बेटा वो सिर्फ बिल्डिंग के लिए था, ठीक है, that was not for plant machinery and furniture. Okay, page number 2.18. बिल्डिंग यूज फॉर प्राइवेट पर्पज सब्सिक्वेंटली ब्रॉट इनटू बिजनेस यूज, दिखता है? अभी आंसर भी बहुत आराम से पढ़ना, राइट हैंड साइड वाला, उसमें भी कुछ कैच है, कैच पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जितने में भी तूने बिल्डिंग बनाया या खरीदा, ठीक है, एज रिड्यूस्ड बाय द नोशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड, अब ध्यान से सुनना, एट द डेप्रिसिएशन रेट एप्लीकेबल टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन इन विच इनटू बिजनेस यूज। मतलब क्या हुआ इसका, इधर देखो, प्रोविजन तो आपके सामने खुला है ना, मैं चेंज करता हूं पेज। मतलब ये हुआ कि अगर तूने 2022-2023 में एक पर्सनल बिल्डिंग खरीदा, कितने की, 6 करोड़, मतलब उसमें अभी तू रहता है, ठीक है, छह एक छोटा सा बंगलो है, मुंबई में नहीं आएगा 1 करोड़ में बंगलो, लेकिन थोड़ा दूर जाओगे, मुंबई से बाहर निकलोगे, थोड़ा इंटीरियर में जाओगे तो बच जाता है 1 करोड़ में, अच्छा बंगलो, ठीक है। तो वो बंगलो है आपका, वहां रहते हो आप। अभी कुछ साल बाद, 4-5 साल बाद से 2025-2026 में आपको लगता है कि छोड़ो बंगलो, दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, इसको हम लोग क्या बना देंगे, अपनी दुकान बना देंगे, ऑफिस बना देंगे, जो भी बनाना है बना देंगे, वो बिजनेस, उसको बिजनेस यूज में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहां से आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, डेप्रिसिएशन। तो सवाल ये उठेगा इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन 5 के हिसाब से। तो एक्सप्लेनेशन 5 क्या बोलता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग माइनस ये सारे इयर्स का डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। बोलो ना यार, सवाल ये उठ रहा है रेट कौन सा लूंगा, रेट रिस्पेक्टिव इयर्स का लूंगा 22, 23, 23, 24, 24, 25, या मैं रेट 25, 26 का लूंगा, ये तुमको बताना है, वो पढ़ के राइट हैंड साइड पे बोलो। तुम जो लेटेस्ट रेट है ना, जिस ईयर में कन्वर्ट हुआ ना आपका बिजनेस, बोलो ना बेटा यार, सॉरी, जिस ईयर में आपकी बिल्डिंग कन्वर्ट हुई ना फ्रॉम पर्सनल टू बिजनेस यूज, उस ईयर का रेट लोगे, चेक करो, वो इंपॉर्टेंट है। नीचे एग्जांपल है, देखना, वो एग्जांपल के अंदर मैं आपको जबरदस्ती परेशान कर रहा हूं, मल्टीपल हर एक साल का भी रेट दे रहा हूं और ईयर ऑफ कन्वर्जन का भी रेट दे रहा हूं, दिख रहा है आपको? अब ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, ये बहुत ही घटिया प्रोविजन है, मतलब ये पूरा प्रोविजन ही घटिया, ये एक्सप्लेनेशन 5 को फाड़ के फेंक देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों, इधर देखो ना, थोड़ा लॉजिक से सोचो रे। हाँ, ये रेट करंट ईयर का लेने का वो सही है, वो बहुत सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ही गंदा एकदम। क्यों, कोई बोल सकता है बेटा, एनीबडी? मिसयूज कैसे, मतलब मैं मिसयूज नहीं, अससी के लिए नुकसान है ये एक्सप्लेनेशन। पच्चीस साल पुरानी बिल्डिंग है तो हाँ क्या करोगे आप 25 साल पुरानी बिल्डिंग को? हाँ, 1995 में खरीदा था, ठीक है, तो क्या 25 साल का डेप्रिसिएशन लेस करूं? हाँ, प्रोविजन के हिसाब से तो हाँ, एक तो 25 साल पुराना कॉस्ट लू जो ऑलरेडी कितना कम होएगा, और डेप्रिसिएशन भी उसमें से नोशनली निकालो 25 साल का। हाँ, उस टाइम पे ये लॉजिक सही लगेगा कि करंट रेट का क्यों लेने का, नहीं तो हर साल का साला मेरे को इनकम टैक्स एक्ट खोल के रूल खोल के देखना पड़ेगा, साला 95 96 में क्या रेट था रे, 96 97 में क्या रेट था रे, 97 अरे वो नहीं कर सकता हूं ना प्रैक्टिकली मैं यार, इसलिए बोला जो करंट ईयर का ले लो यार, छोड़ो यार, मगजमारी मत करो, वो ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन ही घटिया यार। हाँ, 2-3 साल पुरानी बिल्डिंग है तो समझ में आता है, बराबर। 15 साल 20 साल पुराना अगर असेट है मेरा, बिल्डिंग है, उसको मैं पर्सनल यूज में कन्वर्ट, पर्सनल यूज से बिजनेस यूज में कन्वर्ट करता हूं, 15 साल का नोशनल डेप्रिसिएशन निकालने के बाद बचता क्या है? कुछ नहीं बचेगा। उस टाइम पे अगर असेसी बोलेगा मेरे को डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, तो बीच में टांग अड़ाने आएगा एक्सप्लेनेशन 5 to 32(1), इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन। अरे यार बेटा यार, वो तो क्लेम करना पड़ेगा आपको बिजनेस के लिए, अगर दिख रहा है कि ये बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज हो रही है, अगर गवर्नमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि ये बिल्डिंग से आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। मतलब ये एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा लॉजिकली तो बना ही सकती थी गवर्नमेंट कि भाई आज की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, हाँ, और फिर नोशनल डेप्रिसिएशन निकालो ना आप, क्या दिक्कत है उसमें, बराबर, निकालो नोशनल डेप्रिसिएशन, लेकिन थोड़ा सा इन्फ्लेट तो करके दे दो
2-3 साल पुरानी वाली बिल्डिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा, 15-20 साल पुरानी वाली बिल्डिंग पे ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा। 50-50 गुना वैल्यू बढ़ी है प्रॉपर्टी की पिछले 30 साल में। 1-2 गुना नहीं, 1 लाख की प्रॉपर्टी आज से 30 साल पहले जो 1 लाख की आती थी वो आज 50 लाख की आती है। इतना अप्रिसिएशन हुआ है 30-40 साल में। तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चनेबल है ये पर्टिकुलर प्रोविजन। एनीवेज इसके नीचे एक क्वेश्चन है, वो देख लो प्लीज फटाक से। ये प्रोविजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। है नहीं इसके नीचे एक क्वेश्चन है ना? हाँ एक सेकंड बेटा। हाँ मैडम, हाँ नहीं तो नहीं क्लेम कर सकती ना, फिर खुद का होना चाहिए। वो तो फादर ने गिफ्ट दे दिया ना तुमको, वो तुम्हारा हो गया। कौन सा? 3 में नहीं आएगा, 2 में आएगा। 2 में आ जाएगा। 2 में आपको जो फादर ने जितने कॉस्ट में लिया था वो कॉस्ट आपका हो जाएगा, फिर उस पर डेप्रिसिएशन में वैसा ही होगा ना। फादर ने आपको गिफ्ट दे दिया 40,000 की चीज, तो फादर के हाथ में जो कॉस्ट है वो आपके हाथ में कॉस्ट हो जाएगा। नहीं ना, फादर ने ऐसे खरीद के दे दिया ना, फादर ने खरीद के डेप्रिसिएशन क्लेम करके थोड़ी तेको दिया। अरे फादर ने यूज करके थोड़ी तेको दिया, फादर ने दुकान से खरीदा तेको दे दिया। अरे एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है? एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस, बेटा बात मत कर, एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस, उसका क्या सवाल है? वो लैपटॉप वाले केस में। अरे भाई लैपटॉप वाले केस में क्या किया? फादर ने लैपटॉप खरीदा 40,000 का, उसको यूज किया गया, बच्चे को दे दिया, तो बच्चे के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होएगा? वो बात की बात है। हाँ तो भी 40,000 लोगे तुम, 10 साल भी पर्पस के लिए यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर गवर्नमेंट को एक्चुअल कॉस्ट छोड़कर कुछ और बनाना है तो फिर डालो एक्सप्लेनेशन। जो गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है मैं रीजन बताता हूं। प्लांट मशीनरी फर्नीचर छोटी चीज है यार। मोबाइल है, मैंने खरीदा पहले पर्सनल पर्पस के लिए 30,000 का मोबाइल, फिर उसको बिजनेस में ला रहा हूं, तो अभी मैं वहां क्या ये करते बैठू कि 30,000 का मोबाइल माइनस इतने साल का नोशनल डेप्रिसिएशन, फिर ऑफिसर को भी वो चेक करना पड़ेगा। या मैं ये करते बैठू नहीं मोबाइल की एफएमवी लो, फिर वो एफएमवी मैं बोलूंगा इतनी है, ऑफिसर बोलेगा नहीं कम है। अरे यार छोड़ो ना, जाने दो ना। गवर्नमेंट भी बोलती है चिल्लर हम नहीं जानते, चिल्लर पे हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बिल्डिंग महंगी चीज है, दैट कैन गो टिल मतलब अनइमेजिनेबल अमाउंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मशीनरी अनइमेजिनेबल अमाउंट की नहीं हो सकती है, वो भी हो सकती है, लेकिन पर्सनल यूज के लिए थोड़ी यूज करता है कोई। 500 करोड़ की मशीनरी है मेरे घर पे, पर्सनल यूज के लिए यूज हो रही है, कल से ऑफिस में आएगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पर्सनल यूज वाले एसेट सस्ते होंगे मैक्स टू मैक्स। शायद अगर आपने कोई बीएमडब्ल्यू खरीदा है पर्सनल यूज के लिए तो वो एक अलग चीज है, ठीक है, वो आप बिजनेस में ला रहे हो तो शायद वहां पर थोड़ा वैल्यू ज्यादा हो। बाकी अदरवाइज इतना मैटर नहीं करता प्लांट मशीनरी फर्नीचर में, डे टू डे लाइफ में। बिल्डिंग छोटे से छोटे इंसान की भी बिल्डिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है। हाँ बोलो, वो एग्जाम्पल देख लो बेटा नीचे, ठीक है, उसमें रेट कौन से ईयर का लिया ना वो केयरफुल रहना। एक सेकंड ना, एक सेकंड ना बेटा, मेरे को यहाँ पे फिर एक डाउट आया, वो कब से पूछ। हाँ हाँ बोल दो ना। तो ये क्या सवाल है? हाँ ये मेरा क्लास नहीं है सबसे पहले। हाँ हाँ कहाँ से कहाँ जा रहा है तू? हाँ बोलते बोलते सुन लेता हूँ। हाँ हाँ करना, तो उसमें क्या मैं मना किया देखो। हाँ अरे भाई तेरे को कुछ समझ में आता है? वो केस में असेसी बदल जाएगा, तो अपना बिल्डिंग अपनी एलएलपी को बेचेगा तो एलएलपी और असेसी और एलएलपी सेम है क्या अलग है? हाँ तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर असेसी बदल रहा है क्या सेम है? हाँ सेम असेसी जब हो रहा है तभी की बात चल रही है। तू कहाँ से कहाँ लेके जाता है मेरे समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा सोचता है तू लाइफ में, ठीक है, इतना मत सोच, इतना मत सोच। माँ कसम एक भाई, उस केस में इंडेक्सेशन लगा सकते हैं कि कैपिटल गेन्स पे जब मार दिया ये आदमी, डेफिनेटली कर सकते हो इंडेक्सेशन, क्यों नहीं? इसका क्या लेना देना एक्सप्लेनेशन 5 से, ये बता। एक्सप्लेनेशन 5 से क्या लिंक है तेरा डाउट, पहले ये बता, हाउ इट इज लिंक। हाँ इंग्लिश वर्ड आता है, इंग्लिश क्या लिखा है? नोशनल वर्ड लिखा है उधर, एक्चुअल नहीं लिखा है, इसलिए नोशनल लिखा है। इंग्लिश पढ़ के एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर, एक्चुअल नहीं लिखा है, पढ़ बराबर से, उस पे एक्चुअल में डेप्रिसिएशन किसी को नहीं मिलेगा। हाँ बेटा यहाँ पर कोई पूछ रहा था कुछ।
एसटीसीजी पे भी होगा डेफिनेटली, वहां पर उसको एसटीसीजी भी लग जाएगा आगे जाकर। हाँ वो हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि तुम अपने पर्सनल बिल्डिंग को कभी जिंदगी में बिजनेस में कन्वर्ट मत करो। ऑलवेज बेटर दैट यू टेक सम अदर प्रीमाइज ऑन रेंट, दैट वुड बी मोर टैक्स बेनिफिशियल टू यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, अनलेस कि आपका जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको रेंट पे नहीं लेना है और बहुत ज्यादा रेंटल पड़ रहा है तो मत करो। नहीं तो आप ये पर्सनल बिल्डिंग को बिजनेस में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको डेप्रिसिएशन तो मामूली सा मिलेगा, लेकिन आगे जाकर बहुत सारे उसके रिपरकशन झेलने पड़ेंगे। जैसे स्टूडेंट ने बोला कि तुम्हारी बिल्डिंग बन जाएगी ब्लॉक का पार्ट, और ब्लॉक का पार्ट बन जाएगी तो आगे जाकर जब भी बिल्डिंग बेचोगे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एसटीसीजी, इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा, डब्ल्यूडीवी से कंपेयर करना पड़ेगा। अरे आई डोंट नो वेदर यू गेट दिस और नॉट। तो ये एक बेटा एक फाइनेंशियल डिसीजन है। किसने पूछा ये सवाल बेटा? आई एम नॉट हैविंग जूम इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम हैविंग अदर स्क्रीन। किसने पूछा? ओमकार। हाँ बेटा, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है। यू हैव टू सिट ऑन द टेबल, यू हैव टू वर्क आउट बोथ द ऑप्शंस व्हिच इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू टैक्स। मतलब टैक्स के पर्सपेक्टिव से तुम्हारे लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है वो डिसीजन तुम लो। ठीक है ओमकार? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस। अगले दो एक्सप्लेनेशंस मैं फिलहाल होल्ड पे रख रहा हूं। देखो यहां पर नीचे मैंने लिख दिया हूं, इफ पर्सनल प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर इज ब्रॉड फ्रॉम पर्सनल यूज टू बिजनेस यूज, then actual cost will remain actual cost, because explanation 5 very specifically only talks about what? Building. It doesn't talk about other three assets. तो अभी मैं क्या करूं उसमें? तो गवर्नमेंट मतलब उसमें मगजमारी करना नहीं चाहती, अननेसेसरी प्रोविजन को खींचना नहीं चाहती है, क्योंकि वो छोटा चीज है, उसमें कोई बहुत ज्यादा करोड़ों का नुकसान गवर्नमेंट को ना होने वाला है, ना एसएससी को कोई करोड़ों का फायदा होने वाला है। ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन 6 कुछ अमालगमेशन होल्डिंग सब्सिडरी के कुछ प्रोविजंस पे टिका हुआ है, मैं फिलहाल उस पर कुछ बात नहीं कर रहा हूं। एक्सप्लेनेशन 7 है अमालगमेशन डीमर्जर। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में अपने को पढ़ना पड़ेगा। पहले सबसे पहले तो अमालगमेशन का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 2 में डिफाइंड है। डीमर्जर का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स के सेक्शन 2 में डिफाइंड है। आगे आपके बुक में सेपरेट चैप्टर है, इंडेक्स में देखना आप, टैक्सेशन ऑफ अमालगमेशन, टैक्सेशन ऑफ डीमर्जर, वो आगे जाकर बाद में देखेंगे। फिलहाल उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। आई एम कीपिंग दिस ऑन होल्ड, और जो भी मैं होल्ड पे रख रहा हूं मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ताकि आपको भी वो याद रहे सर ने हमको ये नहीं पढ़ाया था। ठीक है, और आगे जाकर वो ऑब्वियसली वो कवर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 8 अपन ने पहले ही कर लिया, छोड़ दो उसको, कि एक बार असेट पुट टू यूज हो गया उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन और उसका इंटरेस्ट आप कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी पीएनएल में एक्सपेंस आउट करके उसका आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह डिडक्शन तो क्लेम कर ही रहे हो, तो वापस से उसको कॉस्ट में ऐड करके गवर्नमेंट तुमको डुअल बेनिफिट नहीं देना चाहती। गवर्नमेंट यहां पर एकदम चौकन्नी है, गवर्नमेंट अलर्ट है, उसको पता है यहां पर डुअल बेनिफिट होगा, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाल के मैटर क्लोज कर दिया। बढ़ता हूं मैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जो अभी मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 6, 7 मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, डोंट वरी, वो हम लोग बाद में देखेंगे। एक्सप्लेनेशन 9 इधर देखो, सुनो, यहां पर भी मुझे आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए, ओपिनियन चाहिए। ओपिनियन दोगे तो मजा आएगा, तुमको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, चीजें याद भी रहेगी। सपोज मैं एक एसएससी हूं और मैंने एक मशीनरी खरीदी है बिजनेस के लिए, कितने की सर? से 10 लाख। ठीक है, एग्जांपल, यहां पर एक सेलर है, इसने मुझे सेल किया। अब जब सेलर मुझे ये मशीनरी बेचेगा, ये मशीनरी का बेसिक कॉस्ट है, रादर बेसिक प्राइस है, कॉस्ट बोलना गलत, मतलब वो मुझे 10 लाख में मशीनरी सेल करता है। अब साथ साथ में मुझे बताओ, अगर वो मुझे 10 लाख में मशीनरी सेल करता है तो मुझे जीएसटी भी लेगा? अरे जीएसटी लेगा कि नहीं लेगा? वो बंदा मुझसे मशीनरी बेच रहा है तो, हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, से ये जीएसटी 18% में आता है, एग्जांपल, ठीक है, से अगर ये एसी होता है तो उस पर 28% है, ठीक है, तब चलो ये 18% वाली कैटेगरी वाला असेट है, तो 1,80,000 रुपए ये भी लेगा मुझसे, वो बोलो ना, जल्दी बोलो रे, तो टोटल मेरे को उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 11,80,000 रुपए, ठीक है। अब ये जो 1,80,000 है, इसका मुझे क्या मिल जाएगा? आईटीसी यहां पर मिल सकता है, ठीक है, यस और नो? तो देखो गवर्नमेंट बहुत क्लियरली बोलती है, ठीक है, कि भाई अगर तुमने ये 1,80,000 का आईटीसी क्लेम किया है, ठीक है, तो उस 1,80,000 पे तुमको डेप्रीसिएशन, कॉमन सेंस से दो आंसर यार, नहीं मिलेगा। और अगर इस 1,80,000 पे आईटीसी क्लेम नहीं किया है तो तुमको पूरा 11,80,000 पे डेप्रीसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है, या तो जीएसटी के अमाउंट पे आप जीएसटी क्रेडिट ले लो, या उस अमाउंट को आप डेप्रीशिएट कर दो। अरे हाँ या ना यार,
अब मेरा आपसे सवाल है, मैंने आपको पहले बोला था कि थोड़ा सा मेरे को इसमें आपकी मदद चाहिए, ऑनलाइन वाले भी बेटा प्लीज, क्या बेटर है? ऑप्शन है सर मेरे पास, ऑप्शन है, यस ऑप्शन है। जीएसटी में भी इसका रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन होगा, जाकर चेक कर लेना, ठीक है, कि इनकम टैक्स का सेक्शन 32 का रेफरेंस होगा, अगर आपने जीएसटी पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो जाने दो, ठीक है। मेरा सवाल बेटा, बेटा तेरा नाम प्रवीण, मेरा सवाल यह है प्रवीण, क्या बेटर है, 11 लाख पे ले लू या 10 लाख पे लू? मतलब डेप्रीसिएशन लू या जीएसटी क्रेडिट लू 1,80,000 का? 1,80,000 रुपीज पे मैं जीएसटी में क्रेडिट ले लू तो फिर डेप्रीसिएशन छोड़ना पड़ेगा, अरे यार, या 1,80,000 को डेप्रीशिएट कर लू फिर जीएसटी क्रेडिट छोड़ना पड़ेगा। बेनिफिशियल क्या है? ऑनलाइन वालों पहले बोलो फिर तुमसे पूछता हूं। आईटीसी ज्यादा बेटर है बेटा? क्यों ऐसे? ओके, अपने को ओवर द टाइम बेनिफिट मिलेगा और आईटीसी में अपने को इमीडिएटली 1,80,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। इज दिस द आंसर यू वांट टू गिव? जस्ट वेट, चलो ठीक है। नो आईटीसी, क्यों? चलो ठीक है। एनीबडी एल्स? क्या करना चाहिए आप लोगों को? कैसा 11,80,000 पे लू? कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बोल, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स इंसान हूं और दुनिया में जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी उठाने का ना उठाऊंगा, फिर भले उससे 1 रुपया भी बचे तो चाहिए हूं मैं, ठीक है। अब आंसर कर। 1,70,000, हाँ चलो ठीक है। ऑनलाइन वालों, ओमकार ने आंसर दिया, उसके अलावा? हाँ रुक जा बेटा, रुक जा। अजीजी भाई कभी तो आंसर कर दो यार, पीछे ही रहते हो, ज्यादा दूर भी नहीं रहते हो, फिर भी क्लास नहीं आते हो। हाँ हाँ, क्या लेना चाहिए बेटा? चलो इन जनरल कोई भी बोलो, चिराग, धनश्री, हिरल, ओमकार, वैभव। ओमकार ने तो बोल दिया। बेटा चुप बैठो प्लीज, बात मत करो, डिस्कस मत करो। वैभव, केस टू केस पे डिपेंड करेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या बेटर है? तू डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा? चलो रीजन? चलो ठीक है, सेम एज अबाउ। चलो ठीक है, देखो बेटा केस टू केस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो अगर मैं रेस्टोरेंट वाला हूं तो क्या हूं? आईटीसी मिलता ही नहीं उसको, तो उसको तो झक मार आके क्या लेना पड़ेगा? उसके बाद ऑप्शन ही नहीं, उसको आईटीसी मिलता ही नहीं है, उसका 5% कॉम्पोजिशन स्कीम में जाता है। अबे खाते हो ना खाना जाके होटल में सालो, जाते हो कि नहीं जाते हो? हाँ, उस पे क्या क्या लगता है? तुम्हारा एक चीज बता रहा हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लो अच्छे से। पैसा बचा रहा हूं तुम लोग का, आज एक चीज बता रहा हूँ ज्ञान की, सुन लो अच्छे से। होटल में जाते हो, ठीक है, मतलब एकदम भी नॉर्मल होटल नहीं, अभी नीचे जो लोकल वो तंबी मम्बी है वैसा नहीं, क्लासिक में भी नहीं, वहां भी सर्विस चार्ज नहीं लेता है वो। तो अगर से आप थोड़ा सा कोई चेन रेस्टोरेंट में जाते हो, फॉर एग्जांपल से आप चले गए ऐसे डोमिनोज में चले गए, डोमिनोज वाला भी शायद नहीं लेता है, से पिज्जा एक्सप्रेस चले गए या पिज्जा हट चले गए फॉर एग्जांपल, या बहुत सारे जैसे पॉपटेड सॉफ्टवेयर से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें जाओ तो देखो उनका इनवॉइस स्ट्रक्चर कैसा होता है। एज अ टैक्स प्रोफेसर ये मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना, भले सिलेबस से रिलेटेड नहीं है तो क्या हुआ, से 1,000 रुपए का आपका बिल हुआ, वो लोग उस 1,000 रुपए के ऊपर क्या करेंगे, वो लोग पहले मारेंगे वो 10% सर्विस चार्ज, पता है तुमको, फिर मारेंगे 5% जीएसटी, 5 स्टार होटल में तो 18%, ठीक है, खाने पे भी 18% है उधर। तो अपन चलो नॉर्मल होटल की बात करते, 5 स्टार की नहीं। 1,000 रुपए का बिल हुआ, 10% तुम्हारा सर्विस चार्ज, 5% तुम्हारा जीएसटी, ठीक है, तो बिल हो गया कुछ 1,200 के आसपास, 1,200 से थोड़ा कम, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जीएसटी तो चलो ठीक है, देश की सेवा के लिए जा रहा है तो जाने दो, ठीक है, इस सर्विस चार्ज किसकी सेवा है?
हाँ, क्या होता है सर्विस चार्ज, और क्या ये मैंडेटरी है देना? हाँ, और रेस्टोरेंट को बोलोगे तो निकाल के लाके देगा बिल? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सवाल तो सुन लो। मैं रेस्टोरेंट को बोल रहा हूं कि मेरे को सर्विस चार्ज नहीं देना है, निकाल के बिल ला। क्यों बोल रहा हूं मैं? सुनो, इतने बड़े लुखे हो सर आप? नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं हो यार। सर्विस चार्ज पहले होता क्या है? टिप है वो, जो वेटर आपको लाकर सर्व कर रहा है उसको टिप है, वो हम देते हैं ना, वैसे भी तो देते ही, जो अपने हर इंसान अपने हिसाब से देता है, वो एक किस्म का टिप है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा 10,000 का बिल होता है, खानदान जा रहा है पूरा 10-15 लोग का, और 12,000 10,000 बिल हो गया, तब क्या 1,000 रुपया टिप देता है कोई? हाँ, खुद की जेब से निकाल के नहीं देता है, लेकिन वो मैंडेटरी ले लेता है हमसे, ठीक। हाँ चलो 500 रुपए का बिल हो रहा है और वो मेरे से 50 रुपया ले रहा है, तो मैं चलो छोड़ दो, ले चल। लेकिन 10,000 के बिल पे मैं 1,000-1,200 रुपया नहीं दूंगा शायद। मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट गिव, सम माइट गिव। ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा रेस्टोरेंट कि भाई निकाल के लाया, निकालेगा वो क्या बोलेगा तुमको मालूम? हमारे मेनू में लिखा है, देखो, वी लेवी सर्विस चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, उधर दीवार पे भी लिखा मेनू के साथ साथ। उसको बोलना दीवार से भी निकाल, मेनू से भी निकाल, ठीक है? नहीं तो तेरे को दिखाऊंगा मैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का नोटिफिकेशन, ठीक है, और सीधा ट्विटर पे टैग कर दूंगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, और उनका नोटिफिकेशन आया 2017 में, दैट इट इज नॉट मैंडेटरी टू लेवी सर्विस चार्ज, इफ द कस्टमर इंसिस्ट यू हैव टू रिमूव इट। तो कभी ट्राई करो अगली बार, अगर किया है तो। आपको किसी ने किया है ट्राई? हाँ सर, थोड़ा एम्बेरसमेंट होता है सर, थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होता है सर, वो बोलने थोड़ा अजीब लगता है सर। क्या अजीब लगता है उसमें? नहीं देना है तो नहीं देना है, अलग से टिप दो ना, बाद में अलग से दो। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। मेरे 5 स्टार्स में भी नहीं बोल सकते वो लोग, नहीं बोल सकते। तो बहुत मतलब हिम्मत वाला बंदा है, 5 स्टार में जाके भी बोल के आ गया नहीं बोल सकते हो, उनको निकालना पड़ेगा सर्विस चार्ज, निकालना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस से बोलना हो। वो ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम? एक गेम खेल रहे हैं खाली। 90% लोगों को तो पता नहीं है सब चीज, जितना आ रहा है आने दो। उसमें बाकायदा पूरा 1.5 पेज का नोटिफिकेशन है, उसको कभी मौका मिले तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा वो नोटिफिकेशन, आप चेक करना, मेरे पास है मोबाइल में, और तुम लोगों को भी दे दूंगा चाहिए वो नोटिफिकेशन खोल के दिखाने का। मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कभी किसी ने मना किया, मोस्ट एक आध बार मना किया था, तो मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि निकाल दो प्लीज, गलत है, तो उन्होंने निकाल दिया। वो निकाल देते वो लोग, क्योंकि वहां पर उन्होंने बोला है कि सर्विस चार्ज का डेफिनेशन डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने, बोला है सर्विस चार्ज क्या होता है, इट्स अ फी विच यू आर गिविंग फॉर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स बाय द रेस्टोरेंट, ठीक है? रेस्टोरेंट से आप खुश हो इसलिए आप उसको पैसा दे रहे हो। अब सवाल ये उठ रहा है, जब मैं रेस्टोरेंट में एंटर ही नहीं किया, उससे पहले आप कैसे डिसाइड करते हो कि मैं खुशी होने वाला हूं? बराबर, ये लिखा है उस नोटिफिकेशन पे, one cannot decide before the customer enters the restaurant that whether he will be satisfied with the services of the hotel or not, it is not mandatory। तो ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं, कुछ लोग ईमानदारी से निकाल के आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं निकालते, नाटक करते हैं, ठीक है? वो कस्टमर के ऊपर है, वो उनके साथ कैसे डील करेगा, ठीक है? एनीवेज, बट अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, देखो आईटीसी मिलता नहीं है तो फिर तो तुमको जाना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन है ना बेटा, तो मेहरबानी करके हमेशा आईटीसी लेना, हमेशा। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आईटीसी भी ले सकता है, आईटीसी भी अलाउड है, देखो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है तो जहां पर जीएसटी क्रेडिट मिलता है। अरे यार, जैसे मेरा कोचिंग क्लास है, मेरे को जीएसटी क्रेडिट मिलता है, मैंने ये सब लैपटॉप सब खरीदा, सब पे जीएसटी क्रेडिट लिया, सब पे क्रेडिट मिलता है, मेरे को कोई टेंशन नहीं। अब तुमसे जो फीस लिया मैंने, उसमें 18% जीएसटी है, तो वो मैं पे करते समय इसका जीएसटी नॉक ऑफ मार दूंगा। तो अगर गिवन अ चॉइस तो मैं तो हमेशा रेकमेंड करूंगा जीएसटी। रीजन क्या है सुनो, रीजन ये तो है जो आप लोगों ने बोला कि सर जीएसटी तो एक झटके पे मिल जाता है, और डेप्रिसिएशन तो ओवर द ईयर मिलेगा 1,80,000 पे हर साल, थोड़ा 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 थोड़ा, यस और नो। लेकिन उससे भी बड़ा एडवांटेज जो जीएसटी है ना, जीएसटी, अगर आप जीएसटी क्रेडिट लेते हो ना 1,80,000 का, तो उससे आपकी जेब में 1,80,000 रुपया बचता है। कैसे पता है? बिकॉज देन यू हैव टू पे 1,80,000 लेस इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट लायबिलिटी। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर अगर 1,80,000 का डेप्रिसिएशन लेगा ना, तो 1,80,000 रुपए जेब में नहीं बचेगा, उसका सिर्फ 30% ही बचेगा। आई डोंट नो वेदर यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट, क्योंकि इनकम टैक्स में 1,80,000 का डिडक्शन तेरे को टैक्स में से नहीं मिलने वाला है, तेरे को इनकम में से 1,80,000 लेस होएगा, तो उसके वजह से तेरा जो टैक्स बचेगा वो सिर्फ 54,000 का ही बचेगा, दैट इज 30% ऑफ 1,80,000। आर यू क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
मैक्सिमम टैक्स तेरा उतना ही बचेगा डेप्रीसिएशन की वजह से। अरे बोलो बेटा, लेकिन जीएसटी क्रेडिट तेरा पूरा 1,80,000 का, मेरे को बताओ, अगर क्रेडिट नहीं लूंगा तो जेब से 1,80,000 भरना पड़ेगा, सेल जो भी किया उस पर। क्रेडिट ले लूंगा तो 1,80,000 जेब में बच जाएगा, बोलो रे। लेकिन वही चीज अगर मैं डेप्रीसिएशन लेता हूं तो मेरा 1,80,000 का डेप्रीसिएशन नहीं, 1,80,000 का डिडक्शन मिलेगा मेरे को, उस पर मैक्सिमम टैक्स ओवर द इयर्स 30% अगर है तो आपका 54,000 रुपीज बचने वाला है। देयरफॉर अगर दोनों मिलता है तो जीएसटी लो, और अगर दोनों नहीं मिलता है तो फिर तो मजबूरी में डेप्रीसिएशन लेना ही पड़ेगा। बट यहां पर गवर्नमेंट ने दोनों ऑप्शन दिया आपको। आपने जीएसटी में पढ़ा है या पढ़ने वाले हो, जब भी पढ़ोगे देख लेना, या ऑलरेडी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। अब सुनो, यहां पर ये प्रोविजन पढ़ लो जरा एक बार, ठीक है। इसके नीचे एक मामूली सा एग्जांपल है, कुछ बहुत खास नहीं है, इसमें कोई देखने लायक नहीं है। बस गवर्नमेंट से एक विनंती है मेरी, विनंती रिक्वेस्ट कि भाई जरा प्रोविजन तो चेंज कर दो। जीएसटी 5 साल हो गए आके, ठीक है, चेक करो। सेंट्रल एक्साइज रूल, सेनवैट, अरे क्या है ये सब? कानून भी तो बदलना चाहिए दूसरा, जो उसका उसका जिसमें इंपैक्ट पड़ता है। कंपनीज एक्ट कभी आया था नया वाला? 2017 हो गया इनकम टैक्स को चेंज करने, 17 तक 1956 ही चल रहा है पूरा इनकम टैक्स, 4 साल बाद चेंज किए। यहां पर भी इनको मतलब थोड़ा सा वर्डिंग्स को, सेनवैट जैसा वर्ड मेरे हिसाब से अब जीएसटी में यूज नहीं होता है। सेनवैट वर्ड ही नहीं है, ऐसा कोई वर्ड यूज ही नहीं होता है अभी। पहले होता था, क्योंकि पहले कानून था सेनवैट क्रेडिट रूल्स 2004, बट अभी सेनवैट वाला वर्ड हटाना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो मैं बाद में बोलता हूं, उसमें इनकम टैक्स में भी होता है वैसे। हाँ नहीं, वो एक्ट नहीं चेंज होता है पूरा, वो कब चेंज होगा? अभी मेरे हिसाब से अभी तो बहुत टाइम, अपनी जिंदगी निकल जाएगी, वापस चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1956 के बाद 2013 में चेंज हुआ है, तो समझ ले कितने साल हो गए, 60 साल के बाद लगभग चेंज हुआ है। तो 40-50 साल तो चलाती है गवर्नमेंट, इतना जल्दी नहीं चेंज करती है। जैसे इनकम टैक्स का अभी ड्यू है, ड्यू डेट आ चुकी है, चेंज करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट, मैंने बोला ना आपको पहले कि सोच रही है, लेकिन अभी सोच ही रही है, वो स्टेज पर ही है, तो टाइम लगेगा उसको। और बहुत कॉम्प्लेक्स लॉ है ये, कंपनी लॉ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना इनकम टैक्स है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर कभी इतना कुछ इस पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आए भी गया तो क्या से क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा वो लोग डेटा देंगे आपको और बोलेंगे इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, और बोलेंगे इस पे जीएसटी क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया है तो फिर उसको हटा दो, डेप्रिसिएशन मत लो, और बोलेंगे कि इस पे जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता है तो फिर उस पर भी डेप्रिसिएशन ले लो। ठीक है, जो भी एसएससी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है वो आप एग्जाम में करिए, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में या एग्जाम में आज तक एक्सप्लेनेशन 9 पे नहीं आया है। ठीक है, बट आ सकता है, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकली एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एनीवेज, कमिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज अ बिग वन, और इसमें बहुत समय जाएगा अपने को समझने में इसको, ठीक है, टाइम लगेगा इसको समझ, तो बहुत ज्यादा ध्यान से इसको अभी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहले एक बार पढ़ लेता हूं मैं एक्सप्लेनेशन 10। A portion of cost of an asset acquired is met directly or indirectly by government or any statutory authority or any other person in the form of a subsidy or grant or reimbursement। तो ऐसे केस में क्या करना होगा? राइट हैंड साइड पे लिखा है so much of the cost as is relatable to such subsidy or grant or reimbursement shall not form part of actual cost। और उसके नीचे जो लिखा है उसको फिलहाल होल्ड करो, 2 मिनट के बाद उसके बारे में बात करता हूं। वो जो 5 लाइन का पैराग्राफ है, जरा सबर करो, छोड़ दो उसको, ठीक है। ये पेज अपनी बुक के अंदर आप ओपन रखना बस, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, सपोज आप कोई एसेट खरीद रहे हो, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी एसेट जो ब्लॉक का पार्ट है, से आप बिल्डिंग ही खरीद रहे हो, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज से फॉर एग्जाम्पल 100 लाख, ठीक है। अब अगर इस 100 लाख के लिए, ठीक है, अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है या ग्रांट मिलता है या रीइंबर्समेंट मिलता है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम होम, फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सेट्रा और एनी पर्सन, ठीक है। से गवर्नमेंट ने बोला है कि ये आप बिल्डिंग खरीदो, हम आपको इस पर से 20 करोड़ रुपए की क्या दे देंगे? सब्सिडी। तो बहुत सिंपल है, ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि भाई तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो रे, 80 करोड़। इट इज एज सिंपल एज, बहुत ही बचकाना प्रोविजन है, यहां तक, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है।
कि कोई भी एसेट खरीदने में अगर कोई गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन या कोई भी अथॉरिटी आपको कोई सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है, रीइंबर्समेंट देती है, वो आप लेस करो और डिफरेंशियल अमाउंट जो भी होगा उस पर आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन, वो आपका एक्चुअल कॉस्ट है। क्लियर? अब सबसे पहले एक बेसिक मतलब समझ लेते हैं कि सब्सिडी ग्रांट रीइंबर्समेंट में कोई फर्क है क्या, और अगर फर्क भी है तो क्या है। ठीक है, व्हाट इज सब्सिडी, व्हाट इज ग्रांट, व्हाट इज रीइंबर्समेंट इन आवर डे टू डे लैंग्वेज, क्योंकि लॉ में तो डिफाइन नहीं है सब कुछ। तो सब्सिडी मतलब क्या होता है, मुझे कोई असेट खरीदना है, फॉर ये असेट है, फॉर एग्जांपल ये मुझे खरीदना है, ठीक है, इसको, ये सपोज ये 20 रुपए की बॉटल है। अब गवर्नमेंट बोलती है देखो हम लोग ये बॉटल 16 रुपए में दिलवा देते, कितने में, 16 रुपीज में। तो गवर्नमेंट ने इस बॉटल को मेरे लिए क्या कर दिया, सब्सिडाइज करवा दिया। मतलब मुझे इस बॉटल के लिए कितना पे करना है, अभी 16 ही पे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पर पीछे से सामने वाले को पैसा दे दिया होगा 4 रुपए। यस और नो, ये सब्सिडी है। अब ग्रांट क्या है, ग्रांट, मैंने गवर्नमेंट को बोला मुझे 20 रुपए की बॉटल खरीदना है, कुछ मदद करो। गवर्नमेंट बोलती है तू 20 रुपए में खरीद ले, सॉरी गवर्नमेंट बोलती है हम तेरे को 4 रुपया देते, ठीक है, हम तुझे 4 रुपया दे देते, 4 रुपीज, और तू फिर बाद में 20 रुपए में खरीद लेना। तो ये गवर्नमेंट से मुझे क्या मिला, एक किस्म का ग्रांट मिला, और फिर मैंने उस ग्रांट को यूज करके मैंने एसेट खरीद लिया। रीइंबर्समेंट थोड़ा सा इससे अलग है कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई, मैंने बोला गवर्नमेंट को मुझे बॉटल खरीदने के लिए मदद करो कुछ, तो गवर्नमेंट ने बोला कि तू बॉटल खरीद ले, बाद में पैसा देते। ग्रांट और रीइंबर्समेंट में कुछ फर्क नहीं है, टाइमिंग का फर्क है। ग्रांट में आपको पहले पैसा मिलता है, रीइंबर्समेंट में आपको बाद में पैसा मिलता है, और सब्सिडी में आपको पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। बस तीनों में फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ सब्सटैंशियली फर्क नहीं है। तीनों में आपको अल्टीमेटली 16 रुपए देना, यस और नो। लेकिन अब एसएससी ने इस प्रोविजन को थोड़ा सा मिसयूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, कैसे देखो, सपोज यहां पर एसएससी है, ठीक है, यहां पर से गवर्नमेंट है, एसएससी गवर्नमेंट के पास जाता है और बोलता है मैं एक पूरी की पूरी फैक्ट्री डालना चाहता हूं, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 120 करोड़। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला क्या कर रहा है भाई तू, बोला मैं बैकवर्ड एरिया में जाकर वहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, वहां से उससे वहां के लोगों को नौकरी वोकरी मिलेगी। गवर्नमेंट ने बोली हाँ भाई नौकरी के लिए कुछ ना कुछ करो, पूरे देश में बहुत बवाल चल रहा है, ठीक है, नौकरी के लिए करो। गवर्नमेंट बहुत मतलब एनकरेज करती है, जो भी अगर एम्प्लॉयमेंट देता है ना, तो गवर्नमेंट हर तरीके से उनको एनकरेज करती है, और करना भी चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं यार, कैसे इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी गवर्नमेंट भी। एसएससी ने बोला मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट 120 करोड़ है, आप क्या मदद कर रहे हो ये बताओ, ठीक है, बाकी दुनियादारी छोड़ो। गवर्नमेंट ने बोली 20% 20% हम दे देंगे, ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना, क्या खर्चा होता है बता, 20% हमारा। अब एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने एसेट्स खरीदना शुरू किया, ठीक है, कुछ बिल्डिंग खरीदा, कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कुछ फर्नीचर खरीदा फॉर एग्जांपल। अब बिल्डिंग उसने खरीदा से 60 करोड़ की, प्लांट एंड मशीनरी 40 करोड़, और 20 करोड़ फर्नीचर, टोटल कितना हो गया 120 करोड़, बराबर। ये है ना उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट, बोलिए ना, अप्रोक्सीमेट। अब गवर्नमेंट ने कितना वादा किया, हम आपको 20% दे देंगे, मतलब कितना करोड़, 24 करोड़ गवर्नमेंट बोलती है हम आपको दे देंगे, बराबर। बोलो ना यार। अब ना व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दीज असेट्स, तो एसएससी क्या चालाकी करता है मालूम, ये जो 24 करोड़ है ना, वो यहां से निकालता है और यहां से निकालता है, यहां से नहीं निकालता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करता हो, सिंपल है ना, लॉजिक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा है प्लांट एंड मशीनरी में, अगर वहां से लेस करूंगा, अरे भाई तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा मेरा। अरे भाई 10% वाले रेट वाले असेट को कम करूं कॉमन सेंस से, या 15% वाले को कम करूं, 10 वाले को ना, 15 वाले को कम करूंगा तो 15 कम होगा, 10 वाले को कम करूंगा तो 10 ही कम होगा, ठीक है। तो एसएससी बोलता है कि लॉ तो कुछ बोलता नहीं है ना, हम मेरे को जिधर से निकालने का मैं निकालूंगा। फिर गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन के अंदर एक प्रोवाइजो डाला, ठीक है, चेक करो नीचे क्या बोलता है ये नीचे की 4 लाइनें। इफ द सब्सिडी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल टू द असेट एक्वायर्ड, बराबर ना, गवर्नमेंट ने किसी असेट के लिए सब्सिडी नहीं दिया है, बोला है प्रोजेक्ट के लिए ले लो 20% हमारी तरफ से, बट सब्सिडी इज विथ रेफरेंस टू प्लूरल एसेट्स, 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 एक से ज्यादा, एक एसेट के लिए नहीं है, एसेट्स के लिए दिया है, देन सब्सिडी शैल बी अंडरलाइन प्रोपोर्शनली रिड्यूस्ड। और क्या मतलब,
60 करोड़ में से 20% लेस कर, 40 करोड़ में से भी 20% लेस कर, और 20 करोड़ में से भी 20%। अरे आर यू क्लियर यार? ऐसा नहीं है जिधर ज्यादा डेप्रिसिएशन है उसको छोड़ देगा और जिधर कम डेप्रिसिएशन, ऐसा तो फिर लैंड होती तो पूरा लैंड से निकाल देता तू। अरे यार, है ना? ऐसे थोड़ी चलता है। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाया, पहले नहीं था, बाद में प्रोविजन इंसर्ट किया है। ठीक है, देखो कैसे अमेंडमेंट इसलिए लाना पड़ता है, जब बनाते तो सोचते नहीं। और कैसे सोचेगी गवर्नमेंट अकेली? 140 करोड़ लोग देश में बैठे, सबका दिमाग कैसे गवर्नमेंट लगा देगी? भाई तुम करो गलती, हम उसको सुधारेंगे। बस यही चल रहा है टाइम पास पिछले 60 साल से। ठीक है, एनीवेज नीचे एग्जांपल है, देख लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते। वो कुछ ऐसा खास नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, अब सुनना एक गेम, एक एसएससी का। सुनो इधर, आराम से सोचना और फिर आंसर देना, घाई नहीं करना। ठीक है, बोलू? सुनो, यहां पर एक एसएससी है, उसने गवर्नमेंट से लोन लिया है। गवर्नमेंट लोन भी देती है क्या? किसको देती है? तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को, कॉर्पोरेट्स को। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, उसको गवर्नमेंट लोन देती है। गवर्नमेंट की कंपनी है ना वो, पीएसयू है। क्यों लोन देती है? भाई उसको आगे बढ़ाना इसलिए देती है, और क्या। और गवर्नमेंट के पास अलग से एक फंड भी है, स्टील डेवलपमेंट फंड। स्टील डेवलपमेंट फंड में से गवर्नमेंट उसको लोन दे सकती है, ये लिखा है कानून में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लोन दिया एसएससी को से 5,000 करोड़ का। ठीक है, बहुत आराम से सुनना, घाई नहीं करना। अब एसएससी ने लोन लेकर बिजनेस शुरू किया, सब किया, और उसके बाद में उसका बिजनेस हो गया ठप, बंद। बंद मतलब लॉस, बंद नहीं हुआ, लॉस हो गया। अब ये रोते रोते गया गवर्नमेंट के पास, सर पैसा नहीं है चुकाने का, अगर ये सब चुकाते बैठूंगा तो बिजनेस रिवाइव ही नहीं हो पाएगा, प्लीज मेरा लोन। बोलो ना, क्या कर दो? माफ कर दो सर। गवर्नमेंट का दिल बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया। ऐसा हुआ है 1998 में। स्टील बिजनेस के अंदर जितने भी एसएससी से ने गवर्नमेंट से लोन लिया था, प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट और पब्लिक जो भी है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग, प्राइवेट अंडरटेकिंग, जिसने भी स्टील बिजनेस वालों ने लोन लिया था, गवर्नमेंट से हजारों करोड़ का भी लिया था, सबका गवर्नमेंट ने वेव कर दिया था, क्योंकि कुछ एक स्टील रिसेशन आया था उस टाइम पे ग्लोबली। उसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी था, 1998 की बात। सबका लोन माफ कर दिया, और करते रहती है, ऐसा नहीं। तो अब सवाल ये उठ रहा है, गौर से सुनना, ये लोन किस चीज के लिए लिया था इसने? फिक्स्ड एसेट के लिए लिया। ऑब्वियसली इतना बड़ा लोन इंसान सैलरी देने के लिए तो लेगा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाने के लिए तो नहीं लेगा। ये फिक्स्ड एसेट के लिए लिया गया लोन था। ठीक है, सुन लो अभी। तो बस इसको सिंपल करते, ज्यादा मगज मारने में नहीं घुसते, कि भाई मैं एक एसएससी हूं, मैंने गवर्नमेंट से लोन लिया फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, मैंने फिक्स्ड एसेट भी खरीदा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी किया, सब कुछ किया, फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग सब लगाया, उसके बाद में मेरा बिजनेस हो गया ठप, अब पैसा नहीं है। मैंने गवर्नमेंट के सामने जाके रोना गाना रोया, गवर्नमेंट ने मेरा लोन माफ कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है, ये जो गवर्नमेंट ने मेरा लोन माफ किया है 5,000 करोड़ का, ठीक है, क्या इस पर मुझे टैक्स लगेगा, या ये क्या एक्सप्लेनेशन 10 में आएगा? चेक करो, क्या एक्सप्लेनेशन 10 में कवर होगा? ऑनलाइन वालों बोलो,
नहीं नहीं, एक्सप्लेनेशन 10 में आएगा क्या बेटा, पहले वो बोलना। नहीं सर, एक्सप्लेनेशन 10 में नहीं आएगा, ठीक है। आई विल कम बैक टू यू वैभव इन सम टाइम बेटा, थोड़ा सा 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट बेटा। एक्सप्लेनेशन 10 में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्यों नहीं आएगा भाई? अरे तू क्या पढ़ रहा है, तू पागल हो गया क्या? तू एक्सप्लेनेशन 11 पढ़ लिया तूने, ठीक है। तू क्या पढ़ रहा है ना, बिना देखे बोल सकता हूं। तुम लोग भी सुन लो भाई, क्या पढ़ रहे हो। और नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी ऐसा सब बोल रहे हो, तो मैंने उसको बोला भाई तू 11 पढ़ रहा है, 11 10 पढ़, भविष्य में मत जा, वर्तमान, ठीक है। हाँ बोलो, एक्सप्लेनेशन 10 में आएगा या ओमकार? कैसे आएगा? हाँ तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरीके से क्या ये सब्सिडी, ग्रांट या रीइंबर्समेंट है? वो तो नहीं है ना बेटा, पहले वो तो प्रूव करना पड़ेगा ना डिपार्टमेंट को। क्या ये सब्सिडी है, क्या ये ग्रांट है, क्या ये रीइंबर्समेंट है? बोलिए। इट इज नॉट। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है लॉ, और ना ही तुम्हारा सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स का पेपर, ठीक है। ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा बेटा। एनीबडी एल्स? हाँ वैभव कुछ बोल रहा था, बोल। चलो ठीक है, ठीक है। देखो भाई एक चीज कंक्लूड कर लेते अपन सब लोग मिलके कि ये एक्सप्लेनेशन 10 में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? रीजन बीइंग इज नॉट नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। the reason is because this is neither subsidy nor grant or reimbursement. Okay, so it will not come in explanation 10, और explanation 10 में नहीं आएगा मतलब ये ब्लॉक से तो लेस, बोलो ना, explanation 10 में लेस करना है ना, ब्लॉक से लेस नहीं होगा। तो अब इसी चीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम? 2015 में फाइनेंस एक्ट 2015 गवर्नमेंट ने सेक्शन 224 में के अंदर एक नया क्लॉज घुसेड़ दिया। व्हाट इज 224 भाई? मैं मारूंगा पकड़ के नहीं आंसर किया तो। हाँ, डेफिनेशन ऑफ इनकम। इनकम इज इंक्लूसिवली डिफाइंड, यस और नो? इंक्लूसिवली डिफाइंड है ना इनकम में। 17, 18, 20, 25, 30 क्लॉज है अलग अलग। मैंने बोला भी जब समय आएगा एक एक बताऊंगा, समय आ चुका है। यहां पर गवर्नमेंट ने क्लॉज 18 डाला और बोला इनकम को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल्दी बोलो रे। अमेंड नहीं कर रहे, अमेंड नहीं, एक्सपांड हो रहा है। क्लॉज 18 पहले था ही नहीं, पहली बार डाल रहे 2015 में, ठीक है। तो एक्सपांड हुआ ना बेस। अरे एक्स एक्सिस बढ़ा के नहीं बढ़ा? जल्दी बोलो बेटा। वाई एक्सिस को कौन बढ़ाते बैठेगा? जबरदस्ती चिल्लाते लोग फुकट का, टैक्स रेट बढ़ाते। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इनकम के डेफिनेशन को अमेंड कर डालेंगे। तो कैसे अमेंड किया? बहुत भयंकर अमेंड किया। यहां पर आ जाओ, पेज नंबर 2.22, सेक्शन 224(18). अब पढ़ते हैं हम लोग साथ में, आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। इनकम इंक्लूड्स असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, बाद में एक चार्ट बना के दूंगा मैं इसका, ठीक है, तुमको सब्सिडी का पूरा, तो आप लिख लेना। इनकम इंक्लूड्स असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, बोलो, सब्सिडी और ग्रांट और फेवर, कंसेशन, आगे भी है, और रीइंबर्समेंट, और हम थक गए बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, लिख दिया बाद में, देखो ब्रैकेट में। और कितने नाम लेंगे? सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट, ड्यूटी ड्रॉबैक, फेवर, कैश इंसेंटिव, कंसेशन, अरे छोड़ो, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। और कुछ भी अगर आप अपने घर पे उसको बुलाते हो तो बुलाओ, क्या भी नाम दो तुम उसको, हमको उसके नाम से लेना देना नहीं है। आगे पढ़ो। कौन देगा? रुक जा, कौन दे रहा है आपको ये सारी चीजें? अब वो लिखा है, देने वाला कौन है वो भी गवर्नमेंट ने लिखा है, कोई भी नहीं चलेगा। नीचे पढ़ो, बाय होम, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबको पता है कौन है, मोदी जी, ठीक है। सेकंड, हर एक स्टेट में अपनी अपनी एनी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक से लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा, म्युनिसिपैलिटी, ये सब अथॉरिटीज है। एनी बॉडी, गवर्नमेंटल बॉडी कवर होगी जो गवर्नमेंट बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाती है, लाइक आरबीआई एक्सेट्रा, और गवर्नमेंटल एजेंसी, ये सब मेनली ये सब गवर्नमेंट है, ठीक है, मेनली। आगे लिखा है ये सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट, व्हाटएवर नेम कॉल्ड, बराबर ना। कैश में भी हो सकता है, लाउडर, और काइंड में भी हो सकता है। आगे मत पढ़ो, ठीक है, छोड़ो।
आगे मत पढ़ो, सबर करो अभी। ये पेज आप अपने बुक में ओपन रखना, ठीक है, मेरे को कुछ एक्सप्लेन करना है। इज एवरीवन क्लियर टिल यूर ऑनलाइन? हाँ बेटा, शैल आई गो अहेड? हाँ, क्योंकि इसको अपने को कंक्लूड करना है और बहुत जबरदस्त कंक्लूजन है इसका। अब बेटा आपसे सवाल है, ठीक है, पे अटेंशन प्लीज। अगर मुझे सब्सिडी, ग्रांट या रीइंबर्समेंट, ठीक है, अगर फिक्स्ड एसेट के लिए मिलता है, किसके लिए मिलता है? क्या करने का उसके लिए? अरे बोलो ना रे, छोड़ो डेफिनेशन, छोड़ो छोड़ो इसको। इसके पहले क्या, अब इसके पहले तक क्या पढ़ा था वो लोग? एक्सप्लेनेशन 10, रिड्यूस फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट एज पर एक्सप्लेनेशन 10 to 43(1) बराबर? बराबर ना? ये तुम्हारे सामने लिख दिया ताकि नजर के सामने रहे, ताकि किसी किस्म का डाउट नहीं आए। अभी मैं सवाल पूछूं तो अभी जो डेफिनेशन तुमने पढ़ा ना, पढ़ो ना रे। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसको जो भी सब्सिडी ग्रांट रिइंबर्समेंट तुमको मिलेगा उसको कॉस्ट से निकाल दूंगा तो एसएससी को क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या है, क्या उसका नुकसान है ना? अरे यार, 1000 करोड़ का एसेट है, ठीक है, 1000 करोड़ का एसेट है, 100 करोड़ अगर सब्सिडी लेस हो जाती है तो कॉस्ट 900 हो जाएगा ना। अब उसको इस 1000 करोड़ पे कम डेप्रिसिएशन मिलेगा, इस 100 करोड़ पे कम डेप्रिसिएशन मिलेगा, यस और नो? बोलो बेटा बोलो। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली बेटा थोड़ा समझो ये चीज है, तो ही तुम अप्रिशिएट करोगे आगे की चीजें। सुन लो अच्छे से, आगे मत जाओ, एक डेफिनेशन में वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। वो एक बार पढ़ना था, पढ़ दिया मैंने, कुछ एक्सप्लेन थोड़ी किया उसको, अभी करता हूं। 1000 करोड़ का अच्छा खासा एसेट था, उस पर अगर 10% भी डेप्रिसिएशन मिलता है मुझे, तो हर साल मुझे हर साल नहीं, पहले साल मुझे 100 करोड़ मिलता, दूसरे साल 90, तीसरे साल 81, यस और नो? अब मुझे क्योंकि 100 करोड़ की सब्सिडी मिली है, गवर्नमेंट ने लेस करवा दिया, तो अब मैं बोल सकता हूं मेरा नुकसान क्या होगा हर साल? पहले साल 100 करोड़ पे मेरे को 10% कम डेप्रिसिएशन मिलेगा, अरे लाउडर बोलो ना बेटा यार। और दूसरे साल 90 करोड़ पे मेरे को 10% कम डेप्रिसिएशन मिलेगा, तीसरे साल 81 करोड़ पे मेरे को 10%। तो मेरा नुकसान एक साल में है या ओवर द ईयर्स है? पहले ये कंफर्म करो बेटा सब लोग ऑनलाइन वाले। ओवर द ईयर मेरे को हर साल थोड़ा 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 डेप्रिसिएशन रिड्यूस होगा, तो हर साल मेरा प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, और उसकी वजह से हर साल मेरे को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, यस और नो? चलो ठीक है, ये तो सबको क्लियर है ना बेटा, कि कॉस्ट से रिड्यूस करने पर आपको इंपैक्ट एक साल में नहीं पता चलेगा, ओवर द ईयर्स पता चलेगा। अब आओ इस डेफिनेशन पे जो 224(18) में है, पढ़ो, जितना पढ़ा उतना ही पढ़ो, आगे नहीं पढ़ना। वो अदर देन के ऊपर तक ही पढ़ना, अदर देन के ऊपर तक पढ़ा था, टू द 80 तक पढ़ा था, बराबर? अब उतना डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, अच्छे से पढ़ लो। इनकम इंक्लूड्स असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, इज सब्सिडी इनकम नाउ? लाउडर लाउडर लाउड, इज ग्रांट इनकम नाउ? इज रीइंबर्समेंट इनकम नाउ? ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश इंसेंटिव, वेवर, कंसेशन, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ऑल ऑफ देम आर इनकम नाउ। तो अभी ये पढ़ के ये लगता है कि साला कि ये जो 100 करोड़ रुपया मेरे को मिला है गवर्नमेंट से, वो भी क्या है, वो भी इनकम हो गई ना। तो ये तो लॉ एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। अगर इनकम हो जाएगी तो 100 करोड़ पे आज टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं एक्सप्लेनेशन 10 को फॉलो करूं या मैं उसको इनकम मानूं? इसलिए गवर्नमेंट ने ये लफड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए देखो इनकम के डेफिनेशन से एक्सप्लेनेशन 10 वाले मैटर को सबसे पहले नीचे निकाल दिया है, चेक करो। मतलब एक्सप्लेनेशन 10 में जो आता है वो वैसा ही ट्रीटमेंट होएगा, वैसा ही ट्रीटमेंट, मतलब इसलिए बोर्ड पे लिखा रहे, अरे बेटा उसका ट्रीटमेंट क्या होएगा? कॉस्ट, वो इनकम आप नहीं मानोगे। अबे इनकम मानूंगा तो पहले साल में साला 100 करोड़ पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। अरे आर यू क्लियर ऑनलाइन? बोलो बेटा। देयरफॉर ये समय इतना आसानी से कंक्लूड नहीं होने वाला सब्सिडी का मगजमारी। सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दो, सीधे क्लैरिफाई होगा। अगर मेरे को गवर्नमेंट फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए सब्सिडी देती है, क्या करूं? इनकम मानूं कि कॉस्ट से लेस करूं? सब्सिडी देती है, रीइंबर्समेंट करती है फिक्स्ड एसेट के लिए, इनकम मानूं कॉस्ट से लेस करूं, बराबर? अगर गवर्नमेंट मेरा लोन माफ करती है, ठीक है, क्या करती है?
फिक्स एसेट के लिए लोन लिया, माफ कर दी, कॉस्ट से लेस करूं, इनकम मानू, लाउडर, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन 10 में नहीं आ सकता है। अरे आर यू क्लियर एवरीवन? एक्सप्लेनेशन 10 में सिर्फ 3 ही चीज है, उधर लिख लो चाहिए तो। क्या 3 चीज है? सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट, प्लस ओनली फॉर व्हाट? फिक्स्ड एसेट, नॉट वेवर, नॉट ड्यूटी ड्रॉबैक, नॉट बाय वॉट एवर नेम कॉल, कुछ भी। कहानी खत्म नहीं हुई है, सब्र करना होगा, ठीक है? ठीक है, ओपन बुक चाहिए तुमको? हाँ चाहिए ओपन बुक? क्लोज बुक में इतना अंदर तक नहीं पूछेंगे लोग, फिर अपन रेडी रहते, अपना तैयार रहते, बेसिक बेसिक पूछते हैं। गवर्नमेंट हैज गिवन अ लोन, उस पर वेवर हुआ है, बताओ। एकदम अंदर नहीं घुसे, अंदर एकदम अंदर घुस भी नहीं रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं यहाँ पर। हाँ इधर सुनो जरा। तो इनकम के डेफिनेशन से गवर्नमेंट ने सबसे पहले किसको बाहर निकाल दिया? एक्सप्लेनेशन 10 वाले केस में तो लड़ाई हो जाएगी। फिक्स्ड एसेट के लिए सब्सिडी मिला तो उसको इनकम मानूंगे, कॉस्ट से लेस करूं, लड़ाई होगी ना? तो लड़ाई नहीं होगी अभी, क्योंकि अभी लॉ बहुत क्लियर है, पहले दिन से क्लियर है। ऐसा नहीं कि लॉ ने गलती करके सीखा, नहीं नहीं, पहले दिन से सीख के आया, ठीक है? अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, इधर देखो। 1 फरवरी 2022 हमारा बजट आया, ठीक है? फाइनेंस बजट, ध्यान से सुनना प्लीज, क्या कॉमेडी हुई है यहां पर, गवर्नमेंट की हो गई कॉमेडी, ठीक है? बजट में कुछ नहीं हुआ, और अभी की बात नहीं है, इनफैक्ट वो 2015 की बात है, तो मैं यहाँ 15 ही लिखता हूं, और तभी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, ठीक है? गवर्नमेंट बजट में आती है तो क्या बोलती है? जब गवर्नमेंट आती है बजट में, सारे उस दिन सब प्रेजेंट होते हैं, सारे एमपीज बैठे रहते, पूरा हाउसफुल, सब आते, ऑपोजिशन वाले भी, जो पार्टी है पावर में वो भी सब आते, छोटे छोटे सिंगल एमपीज भी सब आएंगे बजट के दिन, सब प्रेजेंट ऑलमोस्ट। अब फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, 11 बजे बजट शुरू होगा, ठीक है? अपने को क्या लगता है बजट में इनकम टैक्स के बारे में बात होती है? हाँ होती है, कितना देर? 5 मिनट, ठीक है? 5 मिनट से ज्यादा इनकम टैक्स पे बात नहीं होती है, वो भी 12:30 बजे के बाद चालू होगा, पहले 1.5 घंटा पको, क्योंकि इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है, पहले 1.5 घंटा क्या इकोनॉमिक पॉलिसी, ये वो, इकोनॉमिक्स अपन फाउंडेशन के बाद पढ़े नहीं, बराबर ना? उतना ही याद है अपने को, जीडीपी भी नहीं पता है क्या होता है एग्जैक्टली, बराबर बात है नहीं? ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, बराबर, ये फैक्ट है। इतना अभी इंटर में आया, सॉरी, अभी अभी डाला है 1-2 साल पहले, यस, पहले नहीं था, वापस से हटा दिया शायद अभी। हाँ जो भी है, अब सवाल यहां पर क्या है, सुनो जरा गौर से, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये भी, इधर देखना प्लीज मेरी तरफ, कि गवर्नमेंट ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया ये फाइनेंस एक्ट 2015 में, ये इनकम के डेफिनेशन के अंदर अमेंडमेंट लाया, बोला सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट सब इनकम है अभी, और हजारों करोड़, लाखों करोड़ का गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था, सब्सिडी से गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू आएगा, मतलब इनडायरेक्टली वो लोग खुद ही दे रहे हैं और खुद ही ले रहे हैं, इनडायरेक्टली एक दूसरा डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो रिकवर कर रहा है 30% उसमें से। लेकिन सिर्फ बजट में इनकम टैक्स की बात नहीं होती है, जीएसटी की बात नहीं होती है, दूसरे बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज पे बात होती है। जैसे गवर्नमेंट जब बजट लेकर आती है तो गवर्नमेंट सबसे पहले बात करती है ये बजट कितने अमाउंट का है और इंडिया के अंदर कितना टैक्स कलेक्ट होने के चांसेस है और हमारे प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होने वाले हैं। 39 लाख करोड़ का हमारा टोटल एक्सपेंसेस है और 22 लाख करोड़ का हमारा टोटल रेवेन्यू है, 17 लाख करोड़ का हमारा फिस्कल डेफिसिट है। वो कैसे फिल करने का वो हम लोग सोचेंगे, लोन लेने का, ये करने का, जो भी है। अब गवर्नमेंट आती है और फटाफट आके जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है वो आकर फटाफट एक एक स्कीम बोलना चालू करें। आई प्रपोज टू एलोकेट 5,000 करोड़ रुपीज फॉर मनरेगा स्कीम, एक स्कीम है गवर्नमेंट की। आई प्रपोज टू एलोकेट 2 लाख करोड़ रुपीज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। I propose to allocate 10,000 crore rupees for girl child Sukanya Samriddhi scheme example, ठीक है। I propose to allocate 5 lakh crore rupees for building national highways। अब मेरा सवाल ये उठ रहा है, इतने बड़े बड़े प्रपोजल हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे नहीं हो रहे वो बात की बात है, ठीक है। जो भी प्रपोज किया जाती है 2 लाख करोड़ रुपए का लोगों को बीमा दे देंगे हम, इंश्योरेंस, 5 लाख करोड़ का हाईवे बना देंगे,
10,000 करोड़ का हम यहाँ पर मनरेगा स्कीम में जॉब क्रिएट करेंगे। वो फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है वो उस पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे को पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना है। मेरा सवाल ये उठ रहा है ये शुरू भी हो रहा है कि नहीं, ठीक है, कि सिर्फ ये वहीं तक बोल के बस खत्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये शुरू होता है। कैसे होता है? यहां पर पूरा पैसा किसका है मेरे को बताओ, जितना भी पैसा टैक्स आता है सब किसके कंट्रोल में? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसके कंट्रोल में? निर्मला ताई, ठीक है, पूरा पैसा हाथ में भाई मैडम के, पूरा देश का पैसा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर इधर देखो बेटा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्टर बोलना गलत है, मिनिस्ट्री है पूरी, उनकी पूरा ग्रुप है उनका, उसमें वो हेड है। अब सपोज इन्होंने बहुत सारे प्रपोजल किए, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का, ठीक है। अब इसको बेटा इसको प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे इसको, ठीक है? क्या फाइनेंस मिनिस्टर खुद जाएंगे हाईवे बनाने? हाँ, नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक ट्रस्ट बनाती है। क्या बनाती है? जल्दी बोलो बेटा। ट्रस्ट। हर एक एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट ट्रस्ट मतलब एक एंटिटी फॉर्म करते हो लोग, एक सेपरेट एंटिटी रहेगी, उसको पूरी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना कि भाई ये 3 लाख करोड़ तेरा है, अब 2 साल बाद बताना इसका क्या किया तुमने। अरे बोलो ना बेटा यार। तो ये एक ट्रस्ट नहीं बनेगी, जितने भी काम गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं उतने ट्रस्ट बनाएगी गवर्नमेंट। मनरेगा के लिए सेपरेट, हाईवे के लिए सेपरेट, गर्ल चाइल्ड के लिए सेपरेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ट्रस्ट। बढ़ो आगे, बोलो ना यार। अब ये ट्रस्ट बना, सपोज फॉर व्हाट? हाईवे, ठीक है। और ये ट्रस्ट बना के और बोल दिया नितिन गडकरी साहब को, जो अपने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये सब तुम देखोगे अभी, ठीक है। तो मैं नितिन गडकरी साहब बोले पैसा कहां से आएगा? फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है मैं दे रही हूं ना 3 लाख करोड़ तुमको, तो ये यहां से ट्रांसफर हो गया। क्या? जल्दी बोलो बेटा, बोलो ना रे, बोलो ना। 3 लाख करोड़ ट्रांसफर हो गया। किधर से ट्रांसफर हुआ? फाइनेंस मिनिस्ट्री से सीधा चला गया वो ट्रस्ट के पास, जो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो भी रजिस्टर्ड एंटिटी हो गया। ऐसी कुछ भी हवा में नहीं चलता है। अब सबसे बड़ी कॉमेडी क्या हुई मालूम? यहां पर अपने देश के महान ऑफिसर्स इनको नोटिस भेजना चालू कर दिए, बोले यू आर रिसीविंग एन असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरे को बताओ वो इनकम के डेफिनेशन में आएगा कि नहीं? पढ़ो ना इंग्लिश। अरे पढ़ना मेरे बाप, ऊपर वाला पार्ट, अदर देन के ऊपर पढ़ने का, नीचे नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ा उतना पढ़ो। जो इनकम का डेफिनेशन था उधर ही, कौन से पेज पे देख लो, 2.22। अदर देन के नीचे नहीं पढ़ो, वो एक्सेप्शन नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन 10 वाला बोला हूं। बोलो ऑनलाइन वालों, अरे बोलो ना भाई, ऑनलाइन वाले सब चले गए लगता। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ तो बोल दो फिर। सेक्शन पढ़ के क्या लग रहा है? ये बोलो, अपना लॉजिक मत लगाओ ज्यादा। हाँ डेफिनेटली आएगा। इट इज एन असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। किसको असिस्टेंस दे रहा है वो नहीं लिखा है, कौन देगा वो लिखा है। समझो सेंटर असिस्टेंस कौन देगा वो लिखा है लॉ में, किसको दे रहा है वो नहीं लिखा है। अबे ये तो इलॉजिकल हो गया, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर बी डाला गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 16 के अंदर, चेक करो। वो डालना पड़ा मजबूरी में, खुद की कॉमेडी हो गई। अदर देन व्हाट? सब्सिडी और ग्रांट बाय, बॉक्स में डालो, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द कॉर्पस ऑफ अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। कॉर्पस मतलब क्या? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब आप देते हो तो मुझे बताओ, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी पैसा बांट रही है वो क्या ऐसी बांट रही है? पर्पस के लिए दे रहे, कॉर्पस का पार्ट बनेगा वो, फिर वो ट्रस्ट उस हिसाब से उसको यूज करेगा। यस और नो? उसके हाथ में टैक्स लगा दोगे, क्या बेवकूफी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स दे रही है अपने आप को फिर तो, ठीक है। लेकिन लिटरल इंटरप्रिटेशन तो वही निकलता है भाई, ऑफिसर की क्या गलती है? नहीं लेंगे टैक्स तो बोलेंगे क्यों नहीं लिया, फिर तू क्यों नहीं लिया टैक्स, क्यों नहीं लिया तूने? उसको भी चिल्लाएगी गवर्नमेंट। तो उसने अपना काम किया भाई, तो बाद में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाई। चेक करो, फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय होम? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी। पूरा सेंटेंस पढ़ लो, फिर मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं इसी सेंटेंस पे, ये 2 लाइन पे पूछूं? हाँ बोल भाई, तू बोल दे पहले। क्या क्या क्या? हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं वही सवाल पूछने जा रहा था।
तो तू पढ़ना, इंग्लिश आती ना, देखो पढ़ ले। तेरे को क्या लग रहा है, क्या लग रहा है देखो, क्या नहीं पता चल रहा है उसमें, क्या नहीं पता चल रहा है? सवाल पूछ लिया, पढ़ के आंसर नहीं कर सकता? नहीं लगेगा, हाँ उसको लग जाएगा बराबर, वो यहाँ पर एक्सेप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, आ रहा हूं मैं उस पर, आ रहा हूं, बुक में भी लिखा है अपने, सबर कर, लोकल अथॉरिटी देगी तो क्या। इधर सवाल, पहला सवाल बेटा, पहला सवाल इधर देखो सब लोग, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रस्ट को पैसा देती है तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लाउडर। नहीं लगेगा, ऑनलाइन वालों पक्का? अच्छा, अभी पहले ऑनलाइन वालों से पूछ लेता हूं क्योंकि उनका रिस्पांस लेट आता है। ठीक है, तुम लोग पहले मत बोलो। अच्छा अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है तो लाउडर, फिर भी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, चेक कर लो। सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाला और लेने वाला जो ट्रस्ट है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, बराबर? ए सुन के जाए भाई, ए बाद में तो डाउट पूछेगा, सुन के जा, सुन के जा। तूने तो पूछा था साले डाउट, अभी बाद में कर जो भी करने का। हाँ अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर कुछ सब्सिडी देती है उस पर टैक्स लगेगा? लाउडर बोलो जरा। लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है और वो स्टेट। मॉडल ऑफ द स्टोरी बोल दूं, देने वाला कौन और लेने वाला कौन? सेंट्रल या स्टेट। आर यू क्लियर? एज सिंपल एज दैट। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा तो थू है ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे। अरे भाई मेरे को बताओ बेटा, ऑनलाइन वालों, ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे थू है कि नहीं? हाँ, ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। कल आप बोलोगे बीएमसी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीएमसी होती कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने? बीएमसी का बजट 40,000 करोड़, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट 40 लाख करोड़। पॉसिबल है क्या ये चीज? नहीं पॉसिबल है। और होता भी है तो फिर वो टैक्स लगेगा। ठीक है, ठीक है, वो इस सिचुएशन में कवर ही नहीं होगा। उसका क्या करना है मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। आर यू क्लियर टिलियर? बोलो। अच्छा, अभी एक और सवाल आने लगा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने सब्सिडी, ये इनकम के डेफिनेशन से दो लोग को बाहर निकाल दिए। पहला कौन है? नहीं, दो लोग को जिसको बाहर निकाले, पहला अदर देन क्या था? एक्सप्लेनेशन 10 वाला केस, जो फिक्स्ड असेट के लिए सब्सिडी ग्रांट रिइंबर्समेंट है वो बाहर। दूसरा ये, अच्छा मेरे को बता सकते हो, देखो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट कितना केयरफुली वर्ड यूज करती है। पॉइंट नंबर बी में गवर्नमेंट ने सब्सिडी और ग्रांट यूज किया है, रिइंबर्समेंट वर्ड नहीं यूज किया। चेक करो क्यों नहीं यूज किया है? क्योंकि वो आ ही नहीं सकता है। अरे ऐसे कैसे बोल सकती है निर्मला सीतारमण जी कि भाई गडकरी जी इधर आइए, 3 लाख करोड़ खर्चा कर दीजिए, बाद में मैं रिइंबर्समेंट करती हूं। अरे भाई ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? बोलो ना बेटा, ऑनलाइन वाले कहां चले जाते हो? दैट इज नॉट प्रैक्टिकली। गडकरी जी जेब से करेंगे खर्चा? वहां रिइंबर्समेंट वर्ड डालना भी बेवकूफी है। मैं अगर किसी ऐसे चलते फिरते इंसान को बोलूं लॉ ड्राफ्ट कर दे, वो डाल दे, बोले ऊपर भी रिइंबर्समेंट है, यहां भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? एक्स्ट्रा ही वर्ड है ना, कम तो नहीं है। बराबर ना, एक्स्ट्रा ही है ना, लेकिन एक्स्ट्रा भी क्यों डालना जबरदस्ती जिसकी जरूरत ही नहीं है? लॉ ने नहीं यूज किया। रिइंबर्समेंट पॉसिबल ही नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट में प्रपोज करती है, प्रपोज करने के बाद एक ट्रस्ट बनाती है और ट्रस्ट को बोलती खर्चा कर, बाद में देती हूँ। अरे वो कहां से करेगा? उस सवाल ही नहीं उठता है खर्चा करने का उसका। उसको या तो आप ग्रांट दो, या तो उसको सब्सिडाइज करवा दो, या तो उसको पूरा सब्सिडाइज में भी पूरा सब्सिडी देनी पड़ेगी तुमको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम उसको आधी सब्सिडी दोगे तो आधा वो कहां से करेगा खुद से? वो उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है वो ट्रस्ट का। वो टेम्पररी एंटिटी है, वो जैसे ही पर्पस हो जाएगा वो एंटिटी डिसॉल्व हो जाएगी, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब एक और लोग इसमें फंस गए बेचारे। अभी नहीं, 2015 में फंसते थे, अब तो फंसने का सवाल ही नहीं उठता है। वो कौन है? सुनो, सेक्शन में आ जाओ, ऊपर सेक्शन में अभी एक्सक्लूजन में मत आओ, मेन सेक्शन। गवर्नमेंट अपने को आज से 2-3 साल पहले एलपीजी सिलेंडर खरीदने पे सब्सिडी देती थी, बैंक अकाउंट में डालती थी पैसा। बोलो ना, अभी बंद हो गया ना? अभी मेरे को नहीं पता, बंद हो गया शायद अभी। हाँ, अभी बंद हो गया, लॉकडाउन के बाद बंद हो गया शायद। हाँ, अभी 1000 रुपया बिक रहा है सिलेंडर, बराबर। पहले 200-300 रुपया कुछ देते थे वो लोग पर मंथ, बराबर। हाँ, 180-200 जो भी है। अब मुझे बताओ, पढ़ो जरा, पढ़ो, ये भी आ जाएगा इसमें, पढ़ो। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, अभी क्या मतलब, गरीबों का भी खून चूसोगे? थोड़ी तो इंसानियत रख लो। ठीक है, तो जैसे ही ये आया ना प्रोविजन 2015 में, लोगों ने मतलब गवर्नमेंट पे मतलब अटैक कर दिया, बोला क्या ये सब्सिडी, हमसे सब्सिडी दे रहे हो, हमसे टैक्स ले रहे हो। इमीडिएटली गवर्नमेंट ने मई में 2015 में देखो प्रेस रिलीज लाया। देखो प्रेस रिलीज क्या होता है मालूम बेटा? सुनो, नोटिफिकेशन सेपरेट चीज होती है, सर्कुलर अलग है, प्रेस रिलीज अलग है। कुछ इमरजेंसी में लाने का रहेगा ना, गवर्नमेंट के पास टाइम भी नहीं है। नोटिफिकेशन का गैजेट पे जाओ, नोटिफिकेशन का बहुत नाटक रहता है, गैजेट ऑफिसर का साइन लो, अपलोड करो, बहुत मगजमारी।
कुछ इमरजेंसी चीज बोलनी रहेगी ना, तो नहीं तो अगर 2 दिन भी लेट हो गया ना तो पब्लिक बवाल मचा देगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेस रिलीज लाती है। प्रेस रिलीज मतलब गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आएगा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑब्वियसली खुद नहीं आएंगे, कोई भी सीबीडीटी का आदमी आएगा, वो प्रेस में ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा कि भाई इस पे हमको टैक्स नहीं लगाना है, और वो उस दिन से वो ऑफिशियल स्टेटमेंट बन गया तुम्हारा प्रेस रिलीज। ठीक है, तो ये प्रेस रिलीज आया था 2015 में, चेक करो। पढ़ा क्या रे? हाँ, एक आखिरी सवाल पूछता हूं, फिर बाद में पूरे सब्सिडी के डिस्कशन को मैं एक चार्ट में डालता हूं, एक जगह पे लिख लेंगे उसको, नहीं तो क्या मगजमारी इतना इधर उधर कौन देखेगा, टाइम नहीं उतना अपने पास एग्जाम के दिन। आखिरी सवाल पूछ लूं, ऑल ऑफ यू आर यू रेडी बेटा, ऑनलाइन वालों? बहुत अच्छा सवाल है, अंडर एस्टिमेट मत किया करो मेरे सवाल को, ठीक है। इधर देखो, इधर इधर यहां पर एक एसएससी है मिस्टर ए, ठीक है, और यहां पर एक बैंक ऐसे आईसीआईसीआई बैंक, इसने लोन लिया फॉर फिक्स्ड असेट से 100 लाख, दैट इज 1 CR, ठीक है, ठीक है। अब इसके बिजनेस में होने लगे लॉसेस, तो ये गया आईसीआईसीआई बैंक के पास, रोने लगा, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक ने इसका लोन क्या कर दिया, पेपर। पहला सवाल, क्या एक्सप्लेनेशन 10 to 43 1 एप्लीकेबल होगा? लाउडर बोलो जरा, क्या एक्सप्लेनेशन 10 to 43 1 एप्लीकेबल होगा? नहीं एप्लीकेबल होगा। ऑनलाइन वालों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां सब्सिडी ग्रांट रिइंबर्समेंट बहुत सेपरेटली लिखा है, और जो भी अगर अभी भी अगर किसी को डाउट है तो सर सब्सिडी ग्रांट रिइंबर्समेंट में आ जाएगा ना वेवर, अगर उसमें वेवर आ जाता तो गवर्नमेंट 224 के डेफिनेशन में वेवर अलग से नहीं लिखती, गवर्नमेंट भी मानती ना उसी में आ जाएगा, तो काय को लिखने को? नहीं, वेवर अलग चीज है बेटा, सब्सिडी अलग चीज है, ग्रांट अलग चीज है, रिइंबर्समेंट अलग चीज है, ठीक है। तो ये पहली चीज हमने कंक्लूड कर दिया कि ये सेक्शन, बोलो ना, एक्सप्लेनेशन 10 to 43 1 में नहीं आ सकता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल, इनकम के डेफिनेशन में आएगा 224 में? लाउडर पढ़ के बोल, क्लास में मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ पढ़ के बोल, मैं ये नहीं बोल रहा हूं गलत है तेरा आंसर या सही आंसर, मैं दोनों भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ पढ़ ले बेटा, मैं पूछा तो कुछ तो इज्जत दे दे प्रोविजन को, ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो बोला वो सब कुछ एक सेकंड में तेरे दिमाग में रट्टा हो गया पूरा, वो भी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, पढ़ तो ले बेटा एक बार। हाँ, ऑनलाइन वालों पहला प्रेफरेंस आपको, बोलिए। चिराग भाई, वैभव, ओमकार, बोल दो प्लीज। वैभव कहां गया? नहीं नहीं, बॉडी नहीं है ना, कंपनी है, कंपनी इज नॉट अ बॉडी। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां पर देखो क्या है, यहां पर क्या लिखा है, इट शुड बी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है नहीं, आईसीआईसीआई, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, अथॉरिटी भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, एजेंसी भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, बॉडी में स्टैट्यूटरी बॉडीज आती है। देयरफॉर ये चीज का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स अ कैपिटल रिसीट। क्या है ये? कैपिटल रिसीट, एंड बाय डिफॉल्ट कैपिटल रिसीट्स कैन नॉट बी टैक्स्ड, कैपिटल रिसीट को टैक्स नहीं। मेरे को बताओ बाय डिफॉल्ट व्हाट इज इनकम, इनकम में क्या आएगा? सिर्फ रियल इनकम आएगा। अरे फर्स्ट लेक्चर, इसलिए पहला लेक्चर इतना जरूरी है, रियल इनकम को इनकम बोलेंगे। अगर कैपिटल रिसीट को चार्ज करना है तो इनकम के डेफिनेशन में डालना पड़ेगा, बोलो ना बेटा, डालना पड़ेगा। यहां पर गवर्नमेंट ने डाला नहीं है, यहां पर गवर्नमेंट ने नहीं डाला, डाल सकती थी लेकिन नहीं डाला। गवर्नमेंट भी सिलेक्टिवली चार्ज करेगी, देखो थोड़े साल में होएगा अमेंडमेंट, आगे ऐड होगी चीजें। ये दिन दिमाग खराब हो गया ना, एनी एजेंसी और एनी पर्सन, ये दिन ऐसा लिख दिया ना, एनी बॉडी, एजेंसी, अथॉरिटी और एनी पर्सन बोल दिया ना, आईसीआईसीआई बैंक, इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, एओपीबीओ, एलएलपी सब आ जाएंगे। अरे क्या बोला बेटा, समझ में आया क्या?
क्योंकि पर्सन इज ए वेरी वाइडर टर्म विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द लॉ इन सेक्शन 231। अरे बेटा बोलो, तो देखो नीचे कंक्लूड करते हैं हम लोग इसको। इफ सब्सिडी इज फॉर अक्वायरिंग असेट, आगे का आप बोलो, एक्सप्लेनेशन 10 एप्लीकेबल होगा। अरे बोलो रे, इफ सब्सिडी इज विथ रेफरेंस टू लॉट ऑफ असेट्स नॉट वन असेट, तो क्या होगा? उसके प्रोवाइजो के हिसाब से आप प्रोपोर्शनेटली निकालोगे। इफ द लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ एन असेट विच इज वेव्ड, क्या वेव हो रहा है? बोलो ना बेटा। देन सच लोन वेव शैल बी इनकम नाउ एज पर सेक्शन 224(18)। लेकिन नीचे वाली लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। Any other subsidy, waiver, loan, grant from government or any body agency will be taxable as profits and gains of business and profession or income from others. So वो मैं नहीं बोल सकता वो कौन से हेड में टैक्स होगा। अगर रेगुलरली बिजनेस करते हो तो पीजीबीपी में चार्ज होगा, अगर नहीं करते हो तो वो आपके आईएफओएस में भी चार्ज हो सकता है। हेड ऑफ इनकम पे मैं बात नहीं कर सकता हूं ना। इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं यार थ्रू व्हाट? थ्रू अ चार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस सब्सिडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूं, आप बाद में कॉपी करना, पहले मेरे को यहां पर लिखने दो, ठीक है? If there is a subsidy, क्या? और grant और and it is for what? ठीक है? And it is given by, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, चेक करो एक्सप्लेनेशन 10 खाई नहीं करना, वहां पर सब कवर्ड है, चेक करो। गवर्नमेंट भी है, अथॉरिटी भी है, पर्सन भी है। गिवन बाय होम, बराबर? मतलब एक्सप्लेनेशन 10 तो हमेशा एप्लीकेबल है। अगर आईसीआईसीआई बैंक भी अगर लोन देता है फिक्स्ड एसेट के लिए, बराबर? अरे बोलो ना बेटा, तो वो कहां चला जाएगा? असेट के लिए चला। रुक जाओ अभी एक सेकंड। अच्छा, अभी यहां पर ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है और ये कहां पर है? नीचे ये भी लिख देता हूं मैंने। ये किधर जाएगा? एक्सप्लेनेशन 10 टू व्हाट 43(1). दूसरा, सबर करना। अगर आपको सब्सिडी मिलता है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, ग्रांट मिलता है, रीइंबर्समेंट मिलता है, ये तो कॉमन चीज है, ठीक है? इसके लिए मैं इसका शॉर्टकट लिख रहा हूं। वेवर होता है, बोलो रे, और क्या क्या वर्ड सारे बोल दो ना, बेटर रहेगा। कंसेशन, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है? चलो इतना हम लोग इतना काफी है, ठीक है? फॉर एनीथिंग मतलब क्या? फॉर असेट्स, किसी भी चीज के लिए ना। अरे इनकम का डेफिनेशन थोड़ी बोलता है सिर्फ असेट के लिए हो। अरे बोलो ना बेटा यार। फॉर एनीथिंग, फॉर असेट्स और अदर थिंग्स, दैट इज फॉर अदर्स। अदर्स में क्या आ सकता है? से कुछ एक्सपेंस इनकर करने के लिए। लेकिन यहां पर मैं एक एक्सक्लूजन करता हूं, इफ इट इज सब्सिडी, ग्रांट और रिइंबर्समेंट, देन फॉलो व्हाट? बेटा डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट यार बेटा? हाँ, अगर असेट के लिए सब्सिडी मिलता है तो आप एक्सप्लेनेशन 10 में जाओगे, ग्रांट मिलता है तो एक्सप्लेनेशन 10, रीइंबर्समेंट मिलता है एक्सप्लेनेशन 10। लेकिन असेट के ऊपर अगर वेवर होता है तो एक्सप्लेनेशन 10 में नहीं जा सकते हो, तो आपको झक बना के 224(18) में आना पड़ेगा, इनकम बनाना पड़ेगा। आर यू क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे सबको क्लियर है बेटा? प्लीज बोलो। ठीक है, अब यहां पर भी हम लोग लिख लेते हैं, ये किससे मिल रहा है? बोलो ना। इट इज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, एनी बॉडी, एजेंसी और अथॉरिटी, ठीक है? बोलो रे। अब तीसरा, ठीक है? बोलू मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा कौन सी चीज कहां पर लिखी है, ठीक है? जस्ट वेट। अगर आपको वेवर होता है ऑफ लोन फॉर व्हाट? से फिक्स्ड एसेट, बाय व्हाट? बाय से कंपनी और एलएलपी, अरे यार, और फर्म और इंडिविजुअल एक्सेट्रा, बराबर? मतलब अदर देन ये लोग। अरे यस और नो? अदर देन जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो उसका क्या होगा? नो ट्रीटमेंट। कुछ समझ में आया क्या बेटा? वो नहीं वो क्यों नहीं? एक्सप्लेनेशन 10 में क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वो सब्सिडी, ग्रांट, रिइंबर्समेंट नहीं है। और इनकम के डेफिनेशन में क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वो सीजी, एसजी लोग नहीं दे रहे, बराबर? और बाकी कहीं क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है। अरे यार बेटा, कैपिटल रिसीट है वो, बराबर? अरे आर यू क्लियर?
इसको कॉपी कर लो प्लीज, बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको अननेसेसरी तकलीफ होगी। बाकी मैं वो नहीं लिख रहा हूं उसके अंदर, वो सिंपल है, वो गवर्नमेंट से एलपीजी सब्सिडी मिला, ये सब चीज पे टैक्स नहीं लगता, वो बेसिक चीज है। और वो भी चीज दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ट्रस्ट को देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ट्रस्ट को देती है तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या चीज? हाँ वही तो लिखा हुआ है ना सब कुछ यहां पर यार। ये चीज क्यों टैक्स नहीं लग रही है, इसका दो रीजन है। दिस कैनॉट बी कवर्ड इन एक्सप्लेनेशन 10 बिकॉज दिस इज नॉट सब्सिडी ग्रांट रीइंबर्समेंट। दिस कैनॉट बी कवर्ड इन 224(18) बिकॉज दिस इज नॉट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, एजेंसी एक्सेट्रा। ठीक है, हाँ हो जाए। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा नीचे, 224(18) यहां पर मैं लिख देता हूं नो टैक्स। अब ये तीसरे केस को अगर गवर्नमेंट को टैक्स करना है तो गवर्नमेंट को इनकम के डेफिनेशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। इस पे एक हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया था, तो हाई कोर्ट ने भी यही बोला है कि इससे तीसरे केस में टैक्स नहीं लग सकता, क्योंकि वो चीज इन दोनों केस में कवर नहीं हो सकती। फोटो ही बेटर है, जल्दी हो जाता है। व्हाट इज रिटन आफ्टर एलएलपी? एलएलपी के बाद फॉर्म है, फिर जो लिखना है लिखो, तुम्हारी मर्जी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, जो लिखना है लिखो बेटा, मतलब कुछ भी लिखो ये 5 को छोड़ के,
समझ में आया क्या? यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, इन 5 को छोड़ के जो लिखना है लिखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अभी एक आईसीडीएस भी है, मेरे को कुछ आईसीडीएस भी डिस्कस करने, वो मैं कल करूंगा, आज नहीं करूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आईसीडीएस का फुल फॉर्म नहीं मालूम तेरे को इतना? हाँ, शर्म कर बे। ये आ गया यार मेरा दिमाग। बैच डिले अगर हो रहा है, तेरा नाम क्या है बे? हाँ, चंदन करके एक बंदा है बेटा, एक दिन स्पेशली आप लोग भी क्लास में विजिट करना इसको मारने। ये इतने सवाल पूछता है ना, तुमको पता ही है, इसने पहले 5 सेकंड में ही सवाल पूछ लिया था बैच शुरू होने के। क्रेडिट दो, डिसक्रेडिट दूंगा उसको, क्रेडिट किस बात का दूं उसको? डिले करने के लिए। ये लिख लिया बेटा, थोड़ा इधर रुक जाना चाहता तू लेक्चर के बाद। हाँ हाँ, इसी पे भी सवाल थोड़ी देर बाद पूछ लेना, बिंदास पूछ, थोड़ी देर बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हाँ, नाउ पे अटेंशन प्लीज। अभी जैसे आपको पता होगा कि आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, आपने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एस होगा ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स, बराबर? हाँ, जो भी है मतलब, ठीक। हाँ, तो इधर देखो, इधर देखो, अरे सुन लो इधर यार, छोड़ो सब मत करो। तो इंड एस होगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, ये मेरे को पता है क्योंकि मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था। इंड एस अपने को नहीं पता, ठीक है? तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको कैसे गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है, कब रिकॉग्नाइज करना है, कौन से ईयर में रिकॉग्नाइज करना है। कुछ कंडीशंस होती है, वो फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करोगे तो यू मे ऑल्सो हैव टू गिव द ग्रांट एज अ रिफंड टू द गवर्नमेंट, बराबर? रिफंड भी देना पड़ सकता है, वो सारी चीजें। उस पर एक आईसीडीएस है यहाँ पर, उस पर मैं कल बात कर रहा हूं, मैं आज नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल उसको होल्ड पे रख रहा हूं, ठीक है? मैं कल इस पे बात करूंगा। अभी मैं आज जो आखिरी डिस्कशन आज के लिए कर रहा हूं वो है, सुन लो अच्छे से, वो है अपना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे थोड़ा बात करेंगे आज। यूएडी विच इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 अंडर द इनकम टैक्स लॉ, ठीक है? अब डेप्रिसिएशन की अगर बात हो रही है इतने समय से, कल का 3 घंटा, आज का लगभग 5-5.5 घंटा, तो it is our duty to also discuss what is unabsorbed depreciation and how it is carried forward. उसको आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो, उसको आप कैसे सेट ऑफ करते हो, ये जानना बहुत जरूरी है अपने लिए, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट है, बहुत ज्यादा। कैसे? जरा ध्यान से सुनना। नॉर्मली अगर एक बिजनेस में लॉस होता है, ठीक है, तो वो बिजनेस के लॉस को आप क्या करते हो? आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, और मैक्सिमम आपको कितना, 8 साल के लिए वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, उससे ज्यादा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। 8 साल के बाद लॉस क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। बट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के अंदर टाइम लिमिट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप अगर इस साल लॉस होता है, आप जिंदगी भर तक, जब तक आपका बिजनेस है, से भले वो 40 साल बाद भी हो, तो उसके 40 साल बाद तक भी आप उस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो। बोलने का मतलब ये है, देयर इज नो टाइम लिमिट। दूसरी चीज, आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा और याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक प्रोविजन है जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, कि अगर बिजनेस में लॉस होता है, या हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है, या कैपिटल गेन्स में लॉस होता है, तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट लॉस एंड यू कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट सेम हेड। मिसाल के तौर पे, अगर करंट ईयर में बिजनेस में लॉस हुआ, तो करंट ईयर का बिजनेस का लॉस एचपी के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन एक बार उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा ना नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में वो तू सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता है? सेम बिजनेस के अगेंस्ट, या दूसरे बिजनेस मतलब बिजनेस हेड के अगेंस्ट, बिजनेस इनकम के अगेंस्ट, पीजीबीपी इनकम। सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या मैं सैलरी से सेट ऑफ कर सकता हूं करंट ईयर में? करंट ईयर में कर सकते हो, कुछ उसका लिमिट है 2 लाख रुपए का, बराबर? करंट ईयर में सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद बच गया, तो कैरी फॉरवर्ड करते समय अगले साल आपको दूसरे हेड से सेट ऑफ करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सेम हेड से ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। आर यू क्लियर विद दिस? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं है, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट है। अगर आपको अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है बिजनेस में, आप उसको करंट ईयर में और फ्यूचर ईयर में पहले पीजीबीपी से सेट ऑफ करो, प्रायोरिटी है। पहले किससे? पीजीबीपी। और अगर बच गया तो किसी भी हेड से सेट ऑफ करो, करंट ईयर में भी और फ्यूचर ईयर में भी, एक्सेप्ट सैलरी। एक्सेप्ट व्हाट? लाउडर। सैलरी को छोड़ के। मतलब अगर आपको अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो जाता है,
तो आप उसको पहले पीजीबीपी से सेट ऑफ कर सकते हो, उसके बाद एचपी से भी कर सकते हो, सीजी से भी कर सकते हो, अदर सोर्स से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सैलरी से नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये डिबेटेबल एक्चुअली सैलरी से कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर आप एक्चुअली में सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 खोलोगे ना, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सैलरी से नहीं कर सकते हो, उसमें तो लिखा है एनी हेड। इसका मतलब शायद सैलरी से भी कर सकता हूं, बट तुम्हारा आईसीआई जो स्टैंड लेता है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। आंसर उस हिसाब से लिखना है, आप जाकर चेक करना 32 सब सेक्शन 2, कहीं पर भी सैलरी को एक्सक्लूड नहीं किया वहां, लेकिन तुम्हारे स्टडी मटेरियल में एक्सक्लूड किया है। तुमने आईपीसीसी में भी शायद यही पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, अगर याद है तो, ठीक है। यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी, अभी के लिए ये लेके चलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाकर इशू आएगा तो मेरे को ब्लेम नहीं करना, सर ने गलत पढ़ाया, ठीक है, पहले बोलो। सर हमारे ऑफिस में हम लोग सैलरी से भी सेट ऑफ करते हैं सर, यूएडी करो, अलाउ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, डिबेटेबल है, ठीक है। क्योंकि लॉ में सैलरी को एक्सक्लूड कहीं भी किया गया नहीं है। सेक्शन 32 अगर खोलोगे तो जाकर चेक कर लेना कभी मौका मिले, 32 सब सेक्शन 2 अपनी बुक में एक्सक्लूड क्यों मैं, क्योंकि आईसीआई के हिसाब से मेरे को आंसर देना है। सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि ऐसा क्यों ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही है गवर्नमेंट। हाँ, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को टाइम लिमिट का रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई हेड ऑफ इनकम का रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिससे करने का करो सेट ऑफ, ऐसा काय को क्यों। हर एक सवाल एंड में आके क्यों पे रुकेगा, बहुत जरूरी है वो, नहीं तो लेक्चर में मजा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा कुछ। बेटा ऑनलाइन वालों, एनीबडी कैन गिव अ जस्टिफिकेशन, ये क्यों इतना बड़ा दिल है गवर्नमेंट का व्हेन इट कम्स टू अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, प्लीज। हाँ बेटा, चलो ठीक है। इसके अलावा मैंडेटरी है, इससे कोई लेना देना। ऑनलाइन बेटा अजीजी, चिराग, पहले नाम उसी का आता है, अभी क्या करूं, सबसे ऊपर नाम बदल दे अपना, जेड से रख ले, जेड जीजी कर दे तो तेरा नाम नहीं लूंगा, एंड में आएगा सबसे। चिराग भाई, धनुश्री, हिरल, ओंकार, वैभव, क्यों ऐसे, क्यों नहीं पता तो नहीं पता बोल दो, ठीक है चलो। हाँ बेटा, कुछ भी फेंको, यहां पर जितना फेंकने का है फेंको। मई और नवंबर में जब बैठोगे ना बेंच पे तब नहीं फेंकना बस, ठीक है। हाँ फेंको बिंदास। बेटा बात मत कर, रुक जा। हाँ। अरे ये तो क्या नहीं अरे मेरे बाप, मैं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा उसने क्या बोला। ये तो पूरा देश सुनना डिजर्व करता है, और ये लेक्चर अपलोड करना पड़ेगा अपने को यूट्यूब पे भी। तो लेक्चर के एंड में आ जाना, तेरी शक्ल भी दिखाना चाहता हूं सबको। वो क्या बोलता है मालूम मेरे बाप, ऐसा आंसर मत दे नेक्स्ट टाइम। वो बोलता है कि सर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें इतना सारा प्रोविजन है, इतने रूल्स है, इतने रेट्स है सर, तो इतना कर लेंगे तो फिर उसके बाद एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए। ये बोलना चाह रहा है कि गवर्नमेंट दया तो कर दे कम से कम, इतना तो कि इतनी मगजमारी कर रहे हैं हम लोग 9 घंटे से, तो कम से कम एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी तो दे दो कैरी फॉरवर्ड करने की। भाई धन्य हो, आपके चरण का है, दिख नहीं रहे मुझे, छूना चाहता हूं मैं। अच्छा सुनो भाई, जाने दो भाई, मेरे को आज मैं इससे ज्यादा और किसी का और ओपिनियन सुनने की अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है। आज का मतलब मेरा टैंकर फुल हो चुका है। बेटा चुप बैठ, अभी इससे ज्यादा मैं अभी और ओपिनियन पूछ ही नहीं रहा हूं आज किसी को। आखिरी 15-20 मिनट नहीं पूछ रहा हूं, बस खत्म। अभी कल, आज मेरे को पहले इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या बोला इसने। हाँ सुनो अभी। बेटा देखो, बहुत सिंपल है और बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने इसको क्यों ऐसा किया। दिस इज बिकॉज, देखो अगर मैं 10 में से मैं अगर सवाल पूछता हूं आप लोगों को या किसी को भी बंच ऑफ पीपल को कि आप सीए बनने के बाद क्या करना चाहते हो, या आप 99% केसेस में लोग क्या बोलेंगे कि मैं जॉब करूंगा सर, ये ऐसा एटलीस्ट स्टार्ट में तो वही करूंगा, आगे का पता नहीं,
ठीक है, अगर आप सीए बैकग्राउंड से भी नहीं हो तो भी अदरवाइज भी 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, क्या ड्रीम है, इंजीनियरिंग, ये वो, जॉब। अब अगर सब जॉब ही करेंगे तो जॉब देगा कौन? जॉब देने वाला भी तो कोई होना चाहिए दुनिया में। अब जॉब देने वाला कौन है? बिजनेसमैन। अरे भाई, तो जॉब देने वाले को जॉब लेने वाले के कंपैरिजन में एडवांटेज तो देना पड़ेगा ना। अब कैसा एडवांटेज है? एक बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले डरेगा। क्या डरेगा वो? भाई मैं इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इतना प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग सब खरीद रहा हूं, धंधा नहीं चला तो मैं ट्राई करूंगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ट्राई करूंगा। मैं जेस्टेशन पीरियड दे रहा हूं अपने आप को 5 साल का। 5 साल तक मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद अगर नहीं चला तो बंद करने की कोशिश। लेकिन 5 साल तो मैं अपने आप को ट्राई एक अपने आप को एक ट्राई दूंगा। उस ट्राई के चक्कर में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा बे? हाँ, प्रोडक्शन होगा देश में, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, देश की जीडीपी में आप कंट्रीब्यूशन करोगे। जॉब करने वाला क्या बहुत महान कंट्रीब्यूशन नहीं करता है देश की जीडीपी, एक्सेप्ट गिविंग टीडीएस कटते रहता है उसका खाली। ठीक है, टैक्स बहुत अच्छा खासा देता है वो, कि झोल नहीं कर सकता है सैलरी वाला असेस, बाकी सब झोल कर सकते हैं, सैलरी वाले बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं होता। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? एक इंसेंटिव दे रही है आपको। क्या इंसेंटिव के? भाई तू बिजनेस चालू तो कर। मेरा सवाल है भाई, मैं चालू कर दूंगा, उसके बाद मेरे को इतना सारा 4-5 साल तक अगर मैंने ट्राई किया और उसके बाद नहीं चला तो इतना सारा मैंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स किया है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स विल रिफ्लेक्ट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। अरे बोलो ना भाई, 4-5 साल का डेप्रिसिएशन जमा हो जाएगा, उतना प्रॉफिट नहीं है, सेट ऑफ किधर मारू? 5 साल बाद धंधा बंद। 5 साल बाद धंधा जब बंद हो जाएगा तो इतना सारा जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसका 5 साल का डेप्रिसिएशन सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा बिजनेस शुरू करने का। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है डोंट वरी, तू बिजनेस चालू कर, तू इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर, तू बिल्डिंग खड़ा कर, तू प्लांट मशीनरी फर्नीचर फैक्ट्री सेटअप कर, तू ट्राई कर 4-5 साल जितना भी तेरा कोशिश कर, जितना तेरे में ताकत है। उसके बाद में अगर नहीं होता है तो बंद कर दे। तो मैं सवाल वही पूछूंगा, अगर बंद कर दिया तो मेरा जो इतना इन्वेस्टमेंट का जो मेरा लॉस हो गया वही डेप्रिसिएशन है ना रे? अरे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट का लॉस है ना, और क्या है? तो उसका क्या होएगा? गवर्नमेंट बोलती है तू चिंता नहीं करना, उसका तू सेट ऑफ करना। मैं बोला किससे सेट ऑफ करूं? गवर्नमेंट बोली जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। क्या कर सकता है? दूसरा बिजनेस चालू करेगा। मैं बोला हाँ ट्राई कर सकता हूं, कोई लेस रिस्की बिजनेस में मैं घुसूं। गवर्नमेंट बोलती है उससे सेट ऑफ मार। मैंने बोला मेरे को बिजनेस के रास्ते में जाना ही नहीं है, पहली बार इतना बड़ा लॉस झेल लिया हूं, दूसरी बार मेरे को ये सब चक्कर में पड़ने का नहीं। तो पैसा किधर से, खाना किधर से खाएगा? मैंने बोला मैं हाउस प्रॉपर्टी है मेरी, उससे रेंट कमाऊंगा, उससे सेट ऑफ मारना। जा, बिजनेस लॉस देगा आपको सेट ऑफ मारने? बोलिए हाँ, बिजनेस लॉस आपको देता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस को सेट ऑफ मारने नहीं देता है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन देगा। और सर बैंक में मेरा एफडी पड़ा है, बैंक में एफडी पड़ा है या मेरा स्टॉक मार्केट में शेयर्स है, उससे सेट ऑफ करूंगा मैं। अरे मैं जैसे मैं बोल रहा हूं ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मैं सैलरी से भी मार लू सेट ऑफ, डिबेटेबल है वो। ऐसे ही तुम्हारा मना कर रहा है, ठीक है, डिबेटेबल है, मैं उससे भी मतलब अभी यही 5 हेड से इंसान जिंदगी जिएगा ना। अरे भाई कहीं से भी सेट ऑफ मार लेना, तेरा जो इन्वेस्टमेंट की वजह से नुकसान हुआ है ना उसको हम लोग खराब होने नहीं देंगे, उसको वेस्ट जाने नहीं देंगे, ताकि कोई दूसरा बंदा डिस्करेज नहीं हो बिजनेस शुरू करने के पहले। इसीलिए गवर्नमेंट ने नॉर्मल बिजनेस लॉस और जो असेट की वजह से लॉस हो रहा है उसको अलग रखा है। क्योंकि नॉर्मल बिजनेस लॉस क्या है, कल अगर ये क्लास नहीं चली, ठीक है, तो मैक्सिमम मेरा क्या है, ये तो लॉस मेरा लॉस हो गया ना, ये सिस्टम का लॉस तो हो गया। रेंटल तो मैं अगले महीने रोक सकता हूं, स्टाफ को सैलरी तो मैं इमीडिएटली कभी भी रोक सकता हूं, इलेक्ट्रिसिटी रोक सकता हूं। ऐसा बड़े बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, बड़ा बिजनेस हजारों करोड़ का नहीं चल रहा है तो वो तो वेरिएबल एक्सपेंसेस तो रोक देगा वो, कल से एम्प्लॉय को निकाल देगा, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई, बंद हो गई, ये सब बंद। लेकिन जो हजारों करोड़ का उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उससे जो लॉस हुआ है, तो गवर्नमेंट बोलती है टेंशन ना ले, जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड, जब तक तू जिंदा है कैरी फॉरवर्ड। और यहां तक के कुछ केसेस में तो गवर्नमेंट ये भी बोलती है तेरी कंपनी मर गई और तू किसी के साथ अमालगमेशन कर लेता है, क्या कर लेता है, तो सामने वाले को भी दे देंगे, जा सामने वाले को भी दे देंगे, जा। मतलब वो केस में तो मेरे को बताओ एंटिटी बदल गई ना बेटा। अभी तक तो हम लोग सेम एसएससी शेयर कैरी फॉरवर्ड करेगा, सेट ऑफ करेगा, ये बात कर रहे थे, यस और नो। वो केस में तो एंटिटी चेंज हो गया, तो भी हम आपको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने देंगे, वो आगे जाकर आएगा अमालगमेशन के चैप्टर में। इसलिए गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट दे दिया है व्हेन इट कम्स टू व्हाट, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। नाउ वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू ओवर हियर, कि सपोज एक एसएससी है, सुन लो जरा गौर से, ये प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा है जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है, और इस एसएससी के पास 3 चीजें, जरा गौर से सुनना। इसका ये पीजीबीपी है से 10 करोड़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है।
इसके पास तीन चीजें, he has three things. फर्स्ट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा है पिछले साल का, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी पड़ा है, ठीक है, और तीसरा इसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, ठीक है, ये तीनों चीज है इसके पास। अब तीनों का अमाउंट डाल देता हूं मैं। से अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 2 करोड़ है, ये 8 करोड़ है और ये 4 करोड़ है, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं क्या प्रायोरिटी में इधर सेट ऑफ करूं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये सबर करो, तुम लोग को बहुत घाई रहती है थोड़ा सोचने का लाइफ में, फिर आंसर करो। कभी भी सेकंड थॉट दोगे ना, आंसर सही आएगा 90% टाइम। इमीडिएटली मेरा सुनने के बाद जैसे आंसर दिया तो 90% वो गलत होने के चांस होते हैं। इतना हल्के में मत लो सब्जेक्ट को। तीन चीजें तुम्हारे पास, जो पिछले 2-3 लेक्चर में पढ़ा है वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ ऑनलाइन वालों बेटा, पहले क्या आएगा? पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन आएगा, काय को? नहीं 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 नहीं, मेरे को लोकल रीजन नीचे मेरे को, हाँ पहले ये आएगा बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन। अरे भाई पढ़ा है ना कल, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन। पहले हमेशा करंट ईयर जो डेप्रिसिएशन है बोलो। हाँ इसके आगे का भी 90% लोग सही बोलेंगे। इसके बाद क्या लो बोलो? उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ले लो, उसके बाद यूएडी लेने के लिए आपके पास प्रॉफिट बचता ही नहीं है, बराबर? अरे बोलो यार। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेकंड प्रायोरिटी काय को देने का? बिकॉज वो 8 साल बाद एक्सपायर होएगा। जो चीज एक्सपायर होएगा उसको पहले खत्म करो, और जो चीज जिंदगी भर तक है तुम्हारे पास उसको रहने दो ना, 15 साल बाद भी यूज कर सकते हो। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एग्जाम में आता है ये। वो लोग आपको एग्जाम में ये तीनों डेटा देंगे और तीनों यूज नहीं होएगा। हाँ अगर ये तीनों का टोटल मिलाकर 10 करोड़ से कम होता ना, हाँ तो सबका आंसर सही आता। फिर अबे ये अगर 2 करोड़ होता, ये भी 2 करोड़ होता, तो तुम तीनों निकाल देते तो भी 2 करोड़ बच जाता ना, तो सबका आंसर सही आता। तो कोई टेंशन, फिर ऊपर से लेस करो या नीचे से लेस करो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ेगा जब उसके बाद भी कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगा। तो प्रायोरिटी याद रखना प्लीज, बुक में लिखी हुई आप चेक करो, उसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट है वो। यहां पर देखो ये इंपॉर्टेंट है प्लीज। और ये पॉइंट नंबर 3 के पेज नंबर 2.10 टेक्स्ट बुक के अंदर भी, जहां भी आपको देखना है देख सकते हो, दोनों जगह पर। और ये थर्ड पॉइंट के ब्रैकेट में कुछ लिखा है, उसको फिलहाल इग्नोर करो, वो आगे के सेक्शनों के साथ इंटरलिंकिंग है उसकी, वो कल परसों तक आ जाएगा वो, ठीक है। 2 पॉइंट क्या था? 10 ब्रैकेट में जो पॉइंट नंबर 3 के लिखा है, डोंट वरी, विल कम टू दैट, ठीक है। वो अपने को 2 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। फैमिली प्लानिंग का एक सेक्शन था, अगर आपको पता, आईपीसीसी में पढ़ा था कुछ, ठीक है। नहीं भी पढ़ा तो जाने दो, कोई बहुत महान सेक्शन नहीं है। और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, उस पर भी हम लोग आते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लेक्चर अभी एंड कर देता हूं, क्योंकि अभी मेरे को जो भी शुरू करना है उसको टाइम लगेगा। मेरे को एक आईसीडीएस पहले उठाना पड़ेगा, कल वो उठा लूंगा, ठीक है। ऑनलाइन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और एल्स आई विल एंड द लेक्चर। कल सुबह कितने बजे लेक्चर है? 7। हाँ बेटा, किसी को कुछ डाउट है? और कल मैं ये पूरा रिकैप करूंगा, पूरा डेप्रिसिएशन, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्टार्ट से एंड तक पूरा जो 32 पेजेस है वो अपने को रिकैप करना है 15-20 मिनट में, ठीक है। चलो एंड करता हूं।